एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक C-146 मिलिट्री स्ट्रक्चर। सैम ने अभी विभाजन का मामला बाकी सदस्यों पर छोड़ दिया है, लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ शब्द कहने थे। मैं यह नहीं पूछूंगा कि आप मुझे इस तरह की स्थिति में क्यों चुनेंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की होगी, क्योंकि आपके निर्णय के कारण कठिन समय आ सकता है और इसका असर आपकी उन्नति पर भी पड़ सकता है। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो इस पूरे उपद्रव के समाप्त होने के बाद मैं अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए आपका एक उपकार करूंगा। लेकिन तब तक मुझे ये कहते हुए खेद है कि आपने जो निर्णय लिया है उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे और उसके साथ जीना होगा। समूह ने उनकी बातों का उत्तर नहीं दिया और उन्होंने कुछ ही मिनटों में टीमें बनाने का निर्णय लिया। सैम, हॉक और ड्रू एक टीम में है, जबकि जैक, फिलिप और केली दूसरी टीम में है। इसके अलावा कोई विशेष कारण नहीं है कि समूह में केवल फिलिप और सैम ही जानते थे कि व्यवसाय कैसे चलाना है, और केली दूसरा कारीगर है जो अपनी दुकान के लिए कुछ उत्पाद बना सकता है। जैक अधिकतर ऐसा व्यक्ति है जो आदेशों का पालन कर सकता है और फिलिप से परिचित है, जिससे उनके लिए यह आसान हो जाता है। सैम की टीम के लिए हॉक मिलनसार हो सकता है, लेकिन फिलिप से आदेश लेना उसके लिए थोड़ा अधिक हो सकता है क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता में जिया, और ड्रू भी ऐसा ही महसूस कर सकता है। हालांकि यह उन्हें अनुचित लग सकता है। यह एक तथ्य है कि वे सैम के आदेशों को सुन सकते हैं क्योंकि वह उन पर पूरी तरह से हावी हो सकता है, लेकिन फिलिप सक्षम होने के बावजूद अज्ञात कारणों से ऐसा नहीं कर सकता है। वैसे भी फिलिप और जैक ने सोचा कि यह व्यवस्था उनके लिए बेहतर थी और इसे वैसे ही किया जा रहा है। वे तीन सदस्यों की दो टीमों में खड़े थे। जब हर दूसरी टीम ने अपना सामान सुलझा लिया तो जनरल ने किसी को इशारा किया और वह व्यक्ति आया और कुछ छोटे टोकन बांटने लगा। टोकन पर नंबर लिखे होते हैं और सैम के दो समूहों के लिए संख्याएं 20-1 और 20-2 हैं। उन्हें 10वीं टीम माना जाता है और उस 20वीं टीम में सैम के 3 लोगों के समूह के पास 20-1 और फिलिप के 3 के समूह के पास 20-2 है। वितरण पूरा होने के बाद जनरल एक बार फिर बोले, सभी टीमों का पहला भाग पहले 8 महीनों के लिए सेना में काम करेगा और दूसरा भाग व्यवसाय करेगा। मुझे समझाने दीजिए कि यह कैसे होता है। पूरे परीक्षण काल में हमारे पड़ोसी साम्राज्य से 2 युद्ध होंगे और पहला युद्ध 8वें महीने में और दूसरा 16वें महीने में होगा। ये दोनों युद्ध केवल आपकी परीक्षा के लिए हैं और पड़ोसी साम्राज्य भी आपकी तरह ही परीक्षा से गुजर रहा है, इसलिए आप उनसे सीधे मुकाबला करेंगे। एक ही समय में हर ड्यूकडम में पूरे साम्राज्य में एक ही परीक्षा चल रही है, इसलिए यदि आप अलग दिखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप तैयार रहें और इसमें अपना दिल लगा दें। सैन्य बैच नियमों के लिए आपको सैन्य प्रशिक्षण शिविर में भेजा जाएगा जो ड्यूकडॉम राजधानी के सैन्य अड्डे में आयोजित किया जा रहा है। आपको वहां प्रशिक्षित किया जाएगा और 8वें महीने में युद्ध के लिए भेजा जाएगा, इसलिए आपका प्रशिक्षण वहां 7 महीने तक होगा और इन 7 महीनों में से हर 15 दिन के लिए आपको शिविर छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन आपको केवल उस शहर और आसपास के जंगलों में जाने की अनुमति है जो दक्षिणी सितारा शहर के नियंत्रण में है। आपका प्रशिक्षण कैसे चलता है इसके बाकी नियम आधार में बताए जाएंगे। व्यावसायिक भाग के लिए आपको जितना चाहे उतना घूमने की अनुमति है और आप ड्यूकडॉम के पूरे क्षेत्र में व्यवसाय कर सकते हैं। हालांकि दिन के अंत में इसे व्यवसाय कहा जाता है। आपको बस पैसा कमाना है, लेकिन आपको अपने द्वारा प्राप्त साधन उपलब्ध कराने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने इसे अवैध तरीके से नहीं किया है। आपके पास पहले से मौजूद कोई भी व्यवसाय और संपत्ति की गणना नहीं की जाती है। हालांकि आप इन्हें निवेश के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई भूमि संपत्ति है और आप उसे बेचते हैं तो वह आपकी कमाई के रूप में नहीं गिना जाएगा, लेकिन आप उस पैसे का उपयोग निवेश के रूप में कर सकते हैं। अंतिम मूल्यांकन में आपके रिटर्न और निवेश की तुलना की जाएगी और आपके लाभ के प्रतिशत के आधार पर अंक दिए जाएंगे। अब जो बैच सेना में जा रहा है, आपके पास अपनी टीम से बात करने और तैयार होने के लिए 5 मिनट हैं। भाषण के बाद सैम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल कुछ सेकंड के लिए फिलिप से बात की और बस इतना ही। वॉट संपत्ति के बाहर होगा, आप लोग उसका अनुसरण करें। मैंने एक संपत्ति खरीदी है, आप लोग उसके साथ वहीं रहें। जहां तक व्यवसाय की बात है, कुछ शुरू करने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि वॉट के पास पर्याप्त पैसा है। फिलहाल राजधानी में पहले 15 दिनों के लिए पानी का परीक्षण करें, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी। अपनी पूरी कोशिश करो और ध्यान रखना, मैं 15 दिन बाद तुम लोगों से मिलूंगा। 5 मिनट बीत जाने के बाद सैन्य बैच के सभी उम्मीदवारों को बाहर ले जाया जाता है। सैम ने चारों ओर देखा और निकोलस को नहीं पाया। वह बिजनेस बैच में लग रहा था। सैम ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, इसलिए 50 छात्रों को गाड़ियों में दक्षिणी सितारा शहर के सैन्य अड्डे पर ले जाया गया। हालांकि इसे शहर का सैन्य अड्डा कहा जाता है, लेकिन ये शहर में मौजूद नहीं है और पास के जंगलों में है। जब सभी 50 छात्र नीचे उतरे और शिविर में प्रवेश किया तो उन्होंने कई दस्तों और बटालियनों को प्रशिक्षण लेते देखा। सैम ने एक बात नोटिस की, कैंप में या स्क्वाड में भी ज्यादा और नहीं है। प्रत्येक दस्ते में विभिन्न प्रकार के कृषक, जादूगर, योद्धा, जादूगर आदि होते हैं। हालांकि वे काफी एकजुट दिख रहे हैं। उनमें से अधिकांश मुख्य रूप से अपने व्यक्तिगत शक्ति प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और बहुत कम टीम हमलों का अभ्यास कर रहे हैं। रास्ते में उसने एक सुनसान इलाका देखा जहां बिल्कुल भी लोग नहीं थे। उस जगह पर पत्थर से बनी एक छोटी सी इमारत थी और एक छोटा सा मंच भी था। वह इसका उद्देश्य नहीं जानता था, लेकिन इसके साथ कुछ अजीब माहौल जुड़ा हुआ है। जल्द ही उन्हें कुछ बैरकों में ले जाया गया। वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी पीठ सीधी करके खड़ा है और वह उम्मीदवारों को देख रहा है। उसके पीछे 5 आदमी भी सीधे खड़े हैं। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो सबसे आगे बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पुकारा। 20 फाइलें खड़ी हैं और प्रत्येक फाइल में 5 लोग हैं। जब सभी उम्मीदवार क्रम में खड़े हो गए तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति आगे बढ़ा। आज से 8 महीने का समय पूरा होने तक मैं आपका मुख्य प्रशिक्षक हूँ। मेरे पीछे खड़े 5 लोग भी प्रशिक्षक हैं जिनका आपके कार्यों, प्रशिक्षण और यहाँ तक की सजा पर पूर्ण अधिकार है।
आमतौर पर हमारे साम्राज्य की सैन्य संरचना के अनुसार एक दस्ते में 7 सदस्य होंगे और एक कंपनी में 7 ऐसे दस्ते होंगे जिनका नेतृत्व एक कंपनी कमांडर करेगा, जिसे लचीला और इतना सक्षम होना होगा कि वह पूरी कंपनी का नेतृत्व कर सके और साथ ही किसी भी दस्ते के साथ विलय कर सके। एक लड़ाई सैन्य संरचना पूरी तरह से काल्पनिक है और कुछ ऐसा है जो वास्तव में आपकी रचना है। इसलिए मेरे बारे में शिकायत न करें कि मेरे पास अधिक सैन्य ज्ञान नहीं है। तो आप सभी 2 कंपनियां बनाएंगे और प्रक्रियाओं के माध्यम से 2 कंपनी कमांडर चुने जाएंगे। आगे की व्याख्या के लिए एक बटालियन में कम से कम 10 कंपनियां होती हैं और 6 बटालियन मिलकर एक रेजिमेंट बन जाती हैं। इस बेस में ऐसी कुल 5 रेजिमेंट हैं और अन्य 5 रेजिमेंट ड्यूकडॉम की विभिन्न सीमाओं पर तैनात हैं। हर 6 महीने पर इनकी ड्यूटी बदली जाएगी। ये बातें आप लोगों पर लागू नहीं होती क्योंकि आपका मुख्य काम 8 महीने बाद युद्ध के लिए प्रशिक्षण लेना है। लेकिन ये जानकारियां जानना जरूरी है। इस सैन्य संरचना के लिए कुछ अपवाद हैं जिनके लिए वे मान्य नहीं है और उनमें से एक विशेष दस्ता है जिसे हमारा जनरल स्पार्क प्रशिक्षण दे रहा है, जिसे थंडरवुल्फ दस्ता कहा जाता है, जिसमें कुल 50 सदस्य हैं। और जहां तक नियमों की बात है, आपके लिए आराम का समय, खाने का समय, प्रशिक्षण का समय निश्चित है जिसे प्रशिक्षकों द्वारा आपके लिए दिए गए शेड्यूल में नोट किया जाएगा। सेना में एक सामान्य नियम है जो सभी रेजिमेंटों के लिए मान्य है और इसमें थंडरवुल्फ दस्ते के साथ साथ आप लोग भी शामिल हैं। अर्थात कोई भी आपको द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे सकता है और यदि दूसरे व्यक्ति की साधना आपसे 2 स्तर से अधिक ऊंची नहीं है तो आप अस्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ स्तरों का अर्थ है कि नौसिखिया स्तर 3, नौसिखिया स्तर 5 के किसी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं कर सकता। द्वंद्व में खेती को मारने और पनडुब्बी बनाने के अलावा कुछ भी करने की अनुमति है। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि उच्च स्तर से मार खाना अनुचित है, लेकिन ये सेना है और युद्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि आप उसी स्तर के दुश्मन का सामना करेंगे या नहीं। तो इसे चूसो और इससे निपटो। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो अभी मुझसे पूछें। एक उम्मीदवार जो 1-1 का हिस्सा है उसने अपना हाथ उठाया और पूछा, सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। उम्मीदवार एक क्षण के लिए अचंभित हो गया और नम्रता से बोला, जिज्ञासा। वह स्वयं अनिश्चित था, उसने यूं ही नाम पूछ लिया। मैं अपना नाम सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि आप उत्सुक हैं। मेरा नाम इतना सस्ता नहीं है। यदि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ विवरण दूंगा। मैं साउदर्न स्टार मिलिट्री का डिप्टी जनरल हूं। आप मुझे डिप्टी जनरल या इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। मैं प्रारंभिक चरण का नवजात योद्धा हूं। लेकिन अगर आप सचमुच मेरा नाम जानना चाहते हैं तो 2 विकल्प हैं। पहला, आप पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप मेरा नाम जानने के योग्य हो सके, या दूसरा, आप सैन्य विभाग के रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने के लिए रैंक पर चढ़े ताकि आप स्वयं मेरा नाम पढ़ सकें। तब तक आप इसे जानने के बारे में भूल सकते हैं। पूरे ड्यूकडॉम में 10 से भी कम लोग हैं जो मेरा नाम जानते हैं। वह बोला और चला गया। उपन्यास एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक। अध्याय 147, कोई सौदा नहीं। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक। सी 147, कोई डील नहीं। उसके बाद डिप्टी जनरल चले गए और बाकी 5 में से 4 प्रशिक्षक भी चले गए। उनका भी अभी अपना परिचय देने का कोई इरादा नहीं लग रहा है। शेष प्रशिक्षक ने डिप्टी जनरल की जगह ली और बात की। मेरा नाम जियान है। मैं एक रेजिमेंट कमांडर हूं और बाकी 4 प्रशिक्षक भी हैं। हम अपनी अपनी रेजिमेंटों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करते हैं और प्रत्येक के अपने अपने तरीके हैं। आपका प्रशिक्षण सभी 5 रेजिमेंटों के साथ आयोजित किया जाएगा और हमारी दक्षिणी स्टार सेना के लिए आवश्यक सभी प्रकार के गुणों में आपका परीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक 3 दिन के लिए अलग अलग प्रशिक्षक कक्षा का कार्यभार संभालेंगे। तो अगले 3 दिनों के लिए मैं आपका प्रशिक्षक बनूंगा। जहां तक नियमों की बात है, भोर तक सभी को एक ही स्थान पर इकट्ठा होना चाहिए और आपको यहां रहना चाहिए, भले ही आपके पास पर्याप्त आराम हो या नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात को सोए हैं, खेती की है या यूं ही घूमे हैं। मैं आपसे यहां रहने की उम्मीद करूंगा और यदि कोई इसका पालन करने में विफल रहता है तो आपको सजा भुगतनी होगी। आपको आपके साधना स्तर के आधार पर एक सामान्य सैनिक के समान लाभ प्राप्त होंगे। प्रत्येक नौसिखिए को हर हफ्ते 100 मौलिक पत्थर मिलेंगे और दिन में 3 भोजन होंगे जो आपको अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेंगे। रात्रि भोज समाप्त होने के बाद सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में आश्चर्यजनक अभ्यास आयोजित किए जाएंगे जो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इकट्ठा हो, चाहे कोई भी समय हो। जहां तक द्वंद्वयुद्ध का सवाल है, बटालियन कमांडर के बराबर या उससे ऊपर रैंक वाले किसी भी व्यक्ति को द्वंद्वयुद्ध की निगरानी करनी होती है, और यदि कोई व्यक्ति इसे अस्वीकार करना चाहता है तो उसे बटालियन कमांडर को समझाने के लिए पर्याप्त कारण देना होगा। यदि आपके पास द्वंद्वयुद्ध के लिए कोई शर्त या दांव है तो पर्यवेक्षक एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और आप आज के लिए आराम कर सकते हैं। आपकी वर्दी आज रात आपके निर्धारित बैरक में पहुंचा दी जाएगी और कल सुबह आपको अपनी वर्दी में उस स्थान पर रिपोर्ट करना होगा। वैसे एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना भूल गया, किसी भी संचार टोकन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि आप इसका उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो गठन को पता चल जाएगा और आपको अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तितर बितर हो जाओ। उसके बाद प्रशिक्षक चला गया और वे सभी अपने अपने तंबू में चले गए। प्रत्येक टीम का अपना एक तंबू है। सैम के 3 लोगों के समूह के पास अपना एक तंबू भी है। दरअसल तंबू 5 लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन चूंकि उनमें केवल 3 लोग होते हैं इसलिए उनमें उनके लिए काफी बड़ी जगह होती है। इससे देखते हुए सैम ने लगभग पुष्टि कर दी कि जनरल स्पार्क ने उसे और उसके दोस्तों को अलग थलग करने के लिए इतने सारे नियम बनाए। लेकिन ठीक इसी समय दूसरा तंबू उतना आरामदायक नहीं है। शेष 4 सदस्यों के साथ शामिल हुई दक्षिणी स्टार सिटी की टीम में अब 7 लोग शामिल हैं और 7 लोगों में से 2 जेके और ब्लू फायर हैं। टेंट के अंदर के लोग जो मूल रूप से दक्षिणी स्टार टीम के थे काफी निराश हैं। दक्षिणी सितारा शहर के 20 लोगों में से 10 लोग आम लोग हैं और 10 लोग कुलीन वर्ग से हैं।
लेकिन निकोलस ने अपनी क्षमताओं के आधार पर 10 लोगों की टीम को अलग अलग चुना और बाकी 10 को छोड़ दिया, जिसमें ब्लू फायर, जेके और अन्य को जोड़ा गया। मूल सदस्य पहले से ही काफी परेशान थे कि निकोलस ने उनका चयन नहीं किया और अब वे और भी परेशान हैं क्योंकि उन्हें जनरल के आदेशों का पालन करना था और उनके पोते को स्वीकार करना था। वे मन ही मन पुराने जनरल को कोस रहे हैं। यदि वह इतने सक्षम थे तो उन्होंने अपने दोनों पोतों को निकोलस की टीम में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि निकोलस ड्यूक का आखिरी बेटा है और जनरल क्या चाहता है इसकी उसे कोई परवाह नहीं है। यह और जनरल कितना पाखंडी है, हर किसी के मन में बस यही ख्याल है। सैम इस मुद्दे को लेकर भी उत्सुक है कि जनरल अपने पोते पोतियों की इतनी मदद करने को लेकर इतने अड़े क्यों हैं कि वह अपनी ही प्रतिष्ठा को बर्बाद करने को तैयार है। पहली मुलाकात के बाद से ही उनके मन में यही सवाल है। वर्तमान स्थिति के लिए मूल टीम के सदस्य केवल अपने दांत पीस सकते थे और इन दो पोते पोतियों को एक आरामदायक जगह दे सकते थे और उन्हें शेष स्थान में समायोजित करना होगा। इस समय टीमों का व्यावसायिक पक्ष शहर में घूम रहा है। अधिकांश टीमें पहले से ही पूरे शहर में घूम रही हैं और सबसे अच्छी जगह खरीदने की कोशिश कर रही हैं। कुछ टीमें जिनके पास कोई व्यावसायिक अनुभव नहीं है, उनके पास केवल एक ही विचार है, जंगलों का अन्वेषण करें। उन्होंने शिकार करने, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आदि का निर्णय लिया। लेकिन उनमें से कोई भी अपने मार्क्वेस्ट क्षेत्र में जाने के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में बहुत समय लगता है और किराया भी कम नहीं है। ये सभी परिवहन लागत उनके निवेश में जोड़ दी जाएंगी, जिससे कम हो जाएगी उनका लाभ मार्जिन। दक्षिणी स्टार शहर की अर्थव्यवस्था संयुक्त रूप से सभी 9 मार्क्वेस्ट क्षेत्रों से बढ़ी है। जो लोग पहले चरण के व्यावसायिक पक्ष में हैं, उन पर बहुत दबाव होता है, क्योंकि यदि वे अब उचित व्यवसाय नहीं करते हैं तो प्रतियोगिता के उत्तरार्ध में उन्हें उचित परिणाम नहीं मिलेंगे। जब उनकी टीम स्थानों का आदान प्रदान किया, अब सभी टीमें व्यवसाय संचालित करने के लिए जगह की तलाश कर रही हैं और उनमें से अधिकांश पहले से ही स्थापित व्यावसायिक स्थानों को लक्षित कर रही हैं। उनमें से कुछ पूरे व्यवसाय को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कुछ अगले 16 महीनों के लिए जगह पट्टे पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह की डील पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक टीम बेहद कठिन समय से गुजर रही है। फिलिप, जैक और केली वॉट के साथ पूरे शहर में दौड़े, लेकिन वे एक भी सौदा करने में असमर्थ रहे। यहाँ तक कि भीतरी शहर में नई स्थापित इमारतें और सबसे खराब जगह वाली दुकानें भी उन्हें बेचने को तैयार नहीं है। दरअसल कोई भी उनसे बिजनेस की बात करने को तैयार नहीं है। उनमें से कुछ ने उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया और कुछ ने उनकी टीम संख्या जानने के बाद उन्हें बाहर भेज दिया। वे पूरी तरह से कठिन समय से गुजर रहे हैं। वे समझ गए कि स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वे प्रयास करते रहे। दरअसल ये सब सैम की अपेक्षाओं के अनुरूप है। वह जानता था कि वे आसानी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने उन्हें पानी का परीक्षण करने का कोई विचार नहीं दिया। उन्होंने उन्हें केवल कुछ नुस्खे दिए और एक रेस्तरां शुरू करने या संभावित सहयोग के लिए एक रेस्तरां की तलाश करने के लिए कहा, लेकिन उनके पास बातचीत करने का मौका भी नहीं था। शाम होते होते वे पूरी तरह हताश हो जाते हैं। सैम की संपत्ति पर वापस जाते समय उनका सामना निकोलस से हुआ। जब उसने वॉट को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। अरे वॉट, आप कैसे हैं? क्या आप मिशन में अपने बॉस की मदद कर रहे हैं? ठीक है, मैं चाहता था लेकिन कोई मौका नहीं लग रहा था, वॉट ने उत्तर दिया। दरअसल वॉट ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने निकोलस को देखा तो उनके मन में आइडिया आया कि हालात को थोड़ा कैसे बदला जाए। यदि निकोलस उन्हें एक सिफारिश दे सकते हैं तो उन्हें कम से कम शुरुआत करने के लिए एक जगह मिल जाएगी। स्थिति को समझाने के बाद निकोलस के पास कुछ जटिल अभिव्यक्तियां भी हैं। स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं ड्यूक के बेटे के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करता हूं, तो मैं अपने अधिकार का दुरुपयोग करूंगा और मुझे उन लोगों को एक जगह पर रखना होगा क्योंकि वे मेरे और जनरल के बीच कठिन समय होगा। दूसरा कारण यह है कि अगर मैं किसी प्रतियोगिता में आपकी मदद करूं तो यह मेरे साथियों के लिए उचित नहीं होगा। वह थोड़ा रुका और कुछ गहराई से सोचने के बाद उसने कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास आंतरिक क्षेत्र के बाहरी इलाके में एक छोटी सी जमीन है जिसे मैंने एक दोस्त से खरीदा है। यह क्षेत्र थोड़ा दूर है और मैंने वह जमीन एक दोस्त की मदद करने के लिए खरीदी है। मेरे पास इसका उपयोग करने की कोई योजना नहीं है और यह व्यवसाय करने के लिए आदर्श स्थान भी नहीं है। इसलिए यदि आप लोगों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है तो आप मुझे फिर से ढूंढ सकते हैं और मैं वह जमीन आप लोगों को बेच दूंगा। भले ही यह थोड़ा बुरा है, मुझे लगता है कि यह कुछ भी नहीं होने से बेहतर है। कृपया मुझे आपकी मदद न करने के लिए क्षमा करें। भले ही मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे साथियों को यह नहीं लगेगा कि यह उनके लिए उचित है और यह एक प्रतियोगिता है। मुझे नहीं लगता कि आपकी मदद करना कोई सम्मानजनक कार्य होगा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो हम आपसे मिलेंगे। जहां तक माफी की बात है तो इसका जिक्र न करें। आप हमारी स्थिति का कारण नहीं है, इसलिए हमारी मदद करने का आपका कोई दायित्व नहीं है, वॉट ने उत्तर दिया और संचार टोकन के साथ अपने संपर्क का आदान प्रदान करने के बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। उस संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद वॉट उन सभी को नई संपत्ति में ले गया। जब फिलिप ने प्रभाव क्रिस्टल से भरी भूमि को देखा तो वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका, सैम ने प्रभावशाली क्रिस्टल से भरी जगह क्यों खरीदी? उनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है और वे उतने उपयोगी नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन बॉस ने कहा कि वे वास्तव में काफी उपयोगी हैं और अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वे एक खजाना हो सकते हैं। जब वे धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े तो फिलिप ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने इसे एक दिन के लिए बुलाया और जगह पर पहुंचने के तुरंत बाद आराम करने चले गए। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक। C-148 जुल्म -1। 15 दिनों की सेना। अगले दिन भोर होने से पहले पूरे शिविर में एक तेज घंटी बज रही थी। ये सभा का आह्वान है। सभी उम्मीदवार जितनी जल्दी हो सके अपने तंबू से बाहर आए और एक दिन पहले की तरह ही इकट्ठे हो गए। प्रशिक्षक जियान कल की तरह उसी स्थान पर खड़े हैं। लोगों के इकट्ठा होने के बाद वह मुस्कुराते हुए बोले, आज की ट्रेनिंग में सभी लोग मेरी रेजिमेंट की एक कंपनी के साथ होंगे। आप पूरे दिन उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आप को दस्तों में बांट लें।
प्रत्येक दस्ते में 7 सदस्य होने चाहिए और 2 कंपनी कमांडरों के साथ कुल 14 दस्ते होंगे। ये पद केवल इन 3 दिनों के लिए मान्य होंगे। 3 दिन के बाद नया प्रशिक्षक आ जाएगा और तुम लोग अपने आप को नए दस्तों और नई कंपनियों में बांट लोगे। लेकिन ये स्थिति सिर्फ शुरुआती 15 दिनों की है। पहले 15 दिनों के बाद प्रशिक्षक आपके दस्तों और कमांडरों को अंतिम रूप देंगे। तब तक अपने आप को साबित करने का प्रयास करें और वह स्थान पाने के लिए प्रशिक्षकों की स्वीकृति प्राप्त करें जिसके आप हकदार हैं। उनके ये शब्द कहते ही कई लोग उत्साहित हो गए। उनमें से कई ने बोलने के लिए अपने हाथ उठाए और वे सभी बहुत उत्सुक थे क्योंकि वे पहले बात करने का मौका पाना चाहते थे और जल्द से जल्द कंपनी कमांडर बनना चाहते थे। खुद चर्चा करें और निर्णय लें। मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा। यदि उसके बाद केवल 2 लोग बचे हैं तो मैं उन्हें रहने दूंगा, लेकिन यदि और भी लोग हैं तो मैं उनमें से 2 का चयन करूंगा। इसी दौरान एक युवक उनके पास आने लगा। उन्होंने इलेक्ट्रिक नीली वर्दी पहन रखी है और उनके सीने पर वज्र चिन्ह बना हुआ है। हर कोई बस उसे आश्चर्य से देखता रहा, खासकर दक्षिणी स्टार शहर के लोग, क्योंकि वे जानते थे कि वह इलेक्ट्रिक नीली वर्दी क्या दर्शाती है। लेकिन पूरे समूह के बीच केवल 10 से अधिक लोग युवक के पैरों को देख रहे हैं या उसके पैरों को अधिक सटीक रूप से देख रहे हैं, क्योंकि युवक के कदमों की कोई आवाज या पैरों के निशान नहीं थे। उसके पैर हल्के लग रहे थे और मानो वह बिना किसी निशान के तैर रहा हो, जिससे उसके पैरों पर नियंत्रण का पता चल रहा था। ये लड़का मूवमेंट तकनीक में अच्छा होना चाहिए या अपनी किकिंग तकनीक में अच्छा होना चाहिए, संभवतः दोनों में। वह युवक काफी गौरवान्वित दिख रहा था और उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। वह टीम के सदस्यों के पास गया और चारों ओर देखा जैसे कि वह प्रशिक्षक का अभिवादन किए बिना ही उन्हें स्कैन कर रहा हो। उसकी नजर ब्लू फायर और जेके पर पड़ी। उसने उनकी ओर हाथ हिलाया और दोनों ने वापस हाथ हिलाया। तभी उसने प्रशिक्षक की ओर देखा और उसका अभिवादन किया। हेलो रेजिमेंट कमांडर जियान। हेलो जिम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या थंडर वुल्फ स्क्वाड में कोई प्रशिक्षण नहीं है? प्रशिक्षक को उसके रवैये से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। जब उम्मीदवारों ने थंडर वुल्फ स्क्वाड शब्द सुने तो वे अटूट प्रशंसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। ठीक है, उनमें से सभी नहीं, कम से कम 90 तो थे ही। जिस युवक का नाम जिम है वह केवल पीक स्टेज का नौसिखिया है और वह लगभग 20 वर्ष का लगता है। जब अन्य उम्मीदवारों से तुलना की जाती है तो उनकी प्रतिभा लगभग समान स्तर की होती है, लेकिन थंडरवुल्फ स्क्वाड का हेलो उसे ऐसा दिखा रहा है जैसे वह अपने साथियों से ऊपर है और उनमें से सभी उस हेलो को नहीं देख सकते हैं। जिम ने जियान की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैंने सुना है कि शिक्षक जनरल स्पार्क के पोते शहर आए थे और इस जत्थे का हिस्सा हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करने आया हूँ। यदि आप बुरा न माने तो मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हालांकि उनकी बातें इजाजत मांगने जैसी थी, लेकिन उनकी आवाज का लहजा कुछ और ही कह रहा है। प्रशिक्षक जियान ने थोड़ा मजबूर होकर भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जेके और ब्लू फायर बाहर चले गए और वे तीनों बातें करते हुए कुछ गज की दूरी पर चले गए। जिम समय समय पर बैच को देखता था और सैम महसूस कर सकता था कि उसकी कृपालु निगाहें उस पर पड़ रही हैं। कुछ मिनटों के बाद जेके और ब्लू फायर वापस समूह में विलीन हो गए, जबकि जिम ने जियान से निजी तौर पर बात की। जाने से पहले उसने सैम की ओर शरारत भरी दृष्टि से देखा। सैम को तुरंत पता चल गया कि मुसीबत ने दस्तक दे दी है, और उसका अनुमान सही था। जियान ने समूह में घोषणा करने से पहले कुछ झिझक के साथ सैम की ओर देखा। पहले 3 दिनों के लिए मैं कंपनी कमांडरों का चयन करूंगा। जेके और सैम आगे बढ़ेंगे। हर कोई तुरंत चुप हो गया। उन्हें समझ नहीं आया कि प्रशिक्षक ने अचानक अपना निर्णय क्यों बदल दिया, लेकिन थोड़ा असंतुष्ट होने पर भी उन्होंने पलटकर बात करने की हिम्मत नहीं की। सैम ने भी कुछ नहीं कहा और बस आगे बढ़ गया। प्रशिक्षक ने कहा, आप दोनों अगले 3 दिनों के लिए कंपनी कमांडर होंगे। आप प्रशिक्षण की निगरानी और अपनी पूरी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि दस्तों को कैसे विभाजित किया जाएगा और दस्ते के कप्तान कौन होंगे। आप अपनी टीमों के लिए एकमात्र जिम्मेदार हैं। घोषणा समाप्त होने के बाद सैम ने उन्हें अपने आप को टीमों के रूप में विभाजित करने दिया। उन्हें विशेष रुचि नहीं है, लेकिन उन्होंने दस्ते के नेताओं और उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर कुछ विवादों को हल करके अपना काम किया। यहाँ कई प्रकार की प्रशिक्षण सुविधाएं, लक्ष्य अभ्यास, नजदीकी युद्ध अभ्यास, अखाड़ा, चकमा देने का अभ्यास है। वे बहुत हैं। सैम ने उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी देखी और उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार वे सभी एक ही समय में अभ्यास नहीं कर सकते। सारी बातें बताने के बाद वह अपनी ट्रेनिंग पर जाने वाला था, लेकिन अचानक उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सैम! जियान जोर जोर से चिल्लाया ताकि पूरा बैच बीच में ही अपनी गतिविधियां रोक दे और उसकी ओर देखने लगे। सैम अपनी पीठ सीधी करके उसकी ओर चला और उसने जियान की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसे इतनी बुरी तरह परेशान करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी धैर्य बनाए रखा। उसने फैसला किया कि वह पहले 15 दिनों तक कुछ नहीं करेगा। वह देखेगा कि वे कितनी दूर तक जाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग उससे भी ज्यादा हताश हैं जितना उसने सोचा था। जियान ने सख्त आवाज में कहा, सैम, तुम्हारा अधीनस्थ बेकार बैठा है और वहां पेड़ के नीचे बैठा है। तुम उसे देखे बिना क्या कर रहे हो? उसने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। वहां सैम ने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में भाला लिए खड़ा है और उसने पेड़ की ओर मुंह करके अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वह एक लकड़ी तत्व योद्धा जादूगर है। कुछ विशेषज्ञता वाला हर कोई देख सकता है कि वह अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा की गतिविधि से कुछ विशेष अभ्यास करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रशिक्षक, जो ग्रैंड रियलम कल्टिवेटर है, कह रहा है कि वह इधर उधर बेकार बैठा है। सैम ने कोई जवाब नहीं दिया और बस प्रशिक्षक की ओर ठंडी निगाहों से देखा। आपकी अक्षमता के कारण 0 से 5 अंक। सैम ने कुछ नहीं कहा और बस वहां से चला गया, लेकिन पूरे दिन सभी उम्मीदवारों की निगाहों के नीचे उसे बुलाया जाता रहा और डांटा जाता रहा। सैम 0 से 3 अंक, सैम 0 से 6 अंक, सैम 0 से 8 अंक। सैम पूरे दिन ये शब्द सुनता रहा। पहले तो अभ्यर्थियों को लगा कि सैम ने सचमुच गलती की है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि कुछ गड़बड़ है।
जब उन्होंने सोचा कि कैसे जिम के आने के बाद प्रशिक्षक ने अपना मन बदल लिया और कैसे उसने सैम को कंपनी कमांडर के रूप में नियुक्त किया और फिर उसे निशाना बनाना जारी रखा, तो उन्होंने बिंदुओं को जोड़ा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। सैम को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वे इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उसने किसे इतना परेशान किया कि उसे इस तरह निशाना बनाया गया। पूरे दिन की दिनचर्या खत्म होने के बाद सैम हॉक और ड्रू के साथ अपने टेंट में जाने वाला था, लेकिन यह इतना आसान नहीं लगता। लेकिन इस बार निशाने पर सैम नहीं बल्कि हॉक और ड्रू है। एक सैनिक कहीं से आया और हॉक को चुनौती दी, स्पा के बाद वाले को पस्त अवस्था में छोड़ना। सैम ने चिकित्सा सहायता की तलाश की, लेकिन वह योजना के अनुसार नहीं हुई। गलत क्या है? सैम ने अस्पताल के प्रभारी से पूछा। चिकित्सक व्यस्त हैं, यही एकमात्र प्रतिक्रिया है। सैम को बदले में मिल गया है। वह हॉक को तंबू के अंदर ले जाने और उसे ठीक करने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसे अगले दिन की दिनचर्या के लिए तैयार रहना होता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ड्रू को चुनौती दी गई। मैंने सुना है कि आप एक तलवारबाज हैं, मुझे उन कौशलों पर एक नजर डालने दो। जैसी आपकी इच्छा। दोनों में छींटाकशी होने लगी। उम्मीद थी कि जो सिपाही आया है वह ड्रू से ऊंचे स्तर का है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें हार मानने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। और पूरी रात सैम उनकी हड्डियां जोड़ता रहा और उनके शरीर को ठीक करता रहा। अभ्यर्थी भी थोड़े परेशान थे, उन्हें ये पसंद नहीं आया कि प्रशिक्षक सैम को इतना परेशान कर रहा है। उसने 3 दिनों में 35 से अधिक अंक खो दिए। 3 दिनों तक ऐसा ही हुआ और प्रशिक्षक बदलने के बाद नए प्रशिक्षक कार्यभार संभालने वाले थे, और जब सभी ने सोचा कि चीजें सामान्य हो जाएंगी तो उम्मीदवार आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि थंडरवुल्फ दस्ते की वर्दी वाला एक और व्यक्ति आया था। सैम को नहीं पता था कि क्या करना है। जब उसने प्रशिक्षक की ओर देखा तो वह केवल अपना सिर हिला सका। सभी उम्मीदवारों में एक अजीब सी भावना है। वे देख सकते थे कि सैम के पास जल्द ही कोई अच्छा समय नहीं होने वाला है। वही बातें बार बार दोहराई गईं, लेकिन प्रशिक्षक जियान के रूप में प्रशिक्षक आगे नहीं बढ़े। अंक कम करने के मामले में तो उन्होंने थोड़ी नरमी बरती, लेकिन डांट फटकार के साथ साथ शर्मिंदगी और अपमान का सिलसिला जोरों पर है। लेकिन फिर भी उन्हें लगभग 80 अंक का नुकसान हुआ। पहले 14 दिनों में सैम, हॉक, ड्रू को बहुत कष्ट सहना पड़ा। बाद वाले 2 को हार का सामना करना पड़ा, और ये लगभग हर दिन होता है। 14वें दिन की रात सैम हॉक और ड्रू को ठीक कर रहा है। नीली आग ने तंबू में आकर उन दोनों से कहा, अगर आप उससे दूरी बना लेंगे तो आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। भले ही आपको टीम से बाहर निकलने में देर हो चुकी है, मैं आप दोनों को सैनिक बनाने की व्यवस्था करूंगा, या मैं आपको मार्क्वेस में शामिल होने का मौका भी दे सकता हूं। अकादमी, बेहतर होगा कि आप ध्यान से सोचें। सैम ने उन दोनों की ओर देखा। पिछले 2 सप्ताह से उन्होंने एक भी बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ मार झेली, और भले ही उन्होंने कुछ लड़ाइयां जीती, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें पता है, उसका सुझाव उतना बुरा नहीं है, सैम ने लापरवाही से कहा। हॉक ने बस हंसते हुए कहा, ठीक है, हम ज्यादातर आपकी मदद के कारण ही यहाँ हैं। भले ही मुझे विश्वास हो कि मैं जगह बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। आपने पहले हमारी मदद की थी, हम आपको सिर्फ इसलिए कैसे छोड़ सकते हैं क्योंकि आप थोड़ी परेशानी में हैं। हाँ, और यह पूरी बात जेके से आई है। भले ही आपको उसमें कोई समस्या न मिली हो, मैंने ऐसा किया होता तब मैं भी उसी स्थिति में होता, ड्रू ने बगल से कहा। सैम ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, वैसे भी आराम करो, कल हमारी छुट्टी है, हम देखेंगे कि बाहर क्या हो रहा है। मैं बाहर की स्थिति देखकर इन परेशानियों से छुटकारा पाने का उपाय सोचूंगा। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक। C-149 उत्पीड़न 2। व्यापारिक संघर्ष के 15 दिन। पहले 15 दिनों में जिस तरह सैम की तिकड़ी ने शिविर के अंदर परेशानी का सामना किया, उसी तरह उसके साथियों को भी शहर के अंदर काफी कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 3 और दिनों तक दुकानों की तलाश की, लेकिन कोई भी रकम उन्हें सफल सौदा करने के लिए मजबूर नहीं कर रही थी। तो वे बस इतना कर सकते हैं कि निकोलस के पास वापस जाएं। मुझे वास्तव में खेद है कि आप इस दौर से गुजर रहे हैं। मैं इस पर गौर करने के लिए अपने पिता से बात करूंगा, निकोलस ने वॉट से कहा। यहाँ तक कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे जनरल स्पार्क हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। वह एक युवा व्यक्ति पर वापस लौटने के लिए इतने सारे नियमों को तोड़ रहा है। धन्यवाद। वॉट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उन्होंने सौदा पूरा कर लिया। जमीन के छोटे से टुकड़े को देखने के बाद वॉट सोच रहा है कि इससे कैसे निपटा जाए। चलो आर्टिसन टॉवर पर चलते हैं, फिलिप ने कहा, और उनमें से 4 टॉवर पर गए। हालांकि उनके लिए उच्च रैंक वाले कारीगर को ढूंढना मुश्किल है, फिर भी वॉट को रिसेप्शनिस्ट द्वारा सैम के युवा कारीगर के अधीनस्थ के रूप में याद किया जाता था, इसलिए उसने तुरंत उसके अनुरोधों को पूरा कर दिया। उन्हें 2 चीजें करनी थी। वॉट, आप ब्लू फ्लेम शहर के आर्टिसन टॉवर से संपर्क करें और छाया से मैके को यहाँ भेजने के लिए कहें। यहाँ की स्थिति को देखते हुए हमारे लिए किसी भी कर्मचारी को काम पर रखना मुश्किल होगा। उसके रूप में वह अपनी पूरी टीम को यहाँ लाएगा। केली, आप एक रैंक 4 आर्किटेक्चर कारीगर के साथ संवाद करें। मैं गोल्डन हॉर्स ट्रेडिंग में ये देखने के लिए जाऊंगा कि क्या हम मैके और उनके अनुयायियों के लिए तेज परिवहन की व्यवस्था कर सकते हैं। फिलिप ने उन्हें कुछ निर्देश दिए और बाहर चला गया। फिलहाल उनकी मुख्य समस्या पैसा बिल्कुल नहीं है। सैम ने उन्हें लगभग 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन दिए और वे खर्च कर सकते हैं। जब फिलिप बाहर गया तो केली वॉट के साथ आर्टिसन टावर के टावर प्रमुख से मिलने गई, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास दूसरों को दूसरे शहर के लिए टावर संचार तक पहुंचने की अनुमति है। उन्होंने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सीने पर रैंक 5 का बैज देखा जो कुछ सामग्री की जांच कर रहा था। वह एक हथियार कारीगर है। हाँ, इस शहर का टावर हेड भी रैंक 5 है, लेकिन उसमें और छाया में क्या अंतर है? ये सितारों की संख्या है। यदि आपको याद हो, शुरुआत में जब सैम ने हथियार कारीगर की परीक्षा दी तो उसके बैज में उसकी रैंक से नीचे 9 सितारे थे। ये सितारे कौशल स्तर को दर्शाते हैं। एक घटिया शहर के रूप में छाया की रैंक 5 1 स्टार है, जहां यह आदमी रैंक 5 7 स्टार है। निचले स्तरों में सितारों से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे रैंक बढ़ती गई सितारों से काफी फर्क
पढ़ता है। मैंने सुना है कि आप रैंक 5 के विद्वान आर्टिसन सैम के मित्र हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप यहाँ क्यों हैं? कमरे में प्रवेश करते ही उसने पूछा। हम ब्लू फ्लेम आर्टिसन टावर के साथ संवाद करना चाहेंगे। क्यों? ठीक है, यही स्थिति है। केली ने पूरी स्थिति समझाई। जब ये सब हो गया तो अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, मैंने छाया से कारीगर सैम के बारे में सुना है और जहां तक मैं जानता हूं उसे उन सामग्रियों में गहरी दिलचस्पी है जो लोकप्रिय नहीं है। आप जानते हैं, हमारे टावर में बहुत सारे स्पेस जेड हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि क्या उसकी दिलचस्पी है? उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। उनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि वो हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार स्पेस जेड सबसे कम लोकप्रिय सामग्रियों में से एक है, लेकिन उन्हें अभी भी आर्टिसन टावर के नियमों के अनुसार इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए वह केवल उनसे छुटकारा पाने का एक रास्ता खोज सकता है। जरूर, वॉट ने तुरंत उत्तर दिया। अधेड़ उम्र का आदमी हल्के से हंसा और उन्हें संचार कक्ष में ले गया। जब उनका वहां काम पूरा हो गया तो वे दोनों एक वास्तुकला कारीगर को काम पर रखने के लिए वापस चले गए। वे उस आदमी को अपनी जमीन पर ले गए और समझाया कि उन्हें निर्माण कैसा लगेगा। फिलिप ने उनसे वहां मुलाकात की और बताया कि उन्हें मैके और उसके कर्मचारियों को ले जाने के लिए लेवल 4 के जानवर मिल सकते हैं, लेकिन इसकी लागत थोड़ी अधिक है। फायर विंग ईगल्स मार्क्वेस को छोड़कर बाकी लेवल 3 के शिखर पर हैं। इसलिए वे उम्मीद कर सकते हैं कि यात्रा कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। जगह का निर्माण काफी सुचारू रूप से हुआ। चूंकि काम आर्टिसन टावर के नीचे था, इसलिए किसी ने भी उन पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए आम आदमी को भी कुछ करने से पहले सोचना पड़ता है। एक सप्ताह में निर्माण कार्य पूरा हो गया और मैके और उनकी टीम भी आ गई। जब निर्माण पूरा हो गया तो वे बिलों का भुगतान करने के लिए टावर पर गए। उन्होंने सारा स्पेस जेड खरीद लिया, जिसकी कीमत 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन से अधिक थी। और स्पेस जेड के लिए ये काफी बड़ी मात्रा है। लेकिन उन्हें एक और चीज पर फैसला करना होगा, इसे लोकप्रिय कैसे बनाया जाए। उन्हें इस जगह की पहचान बनानी है और काफी सोचने के बाद फिलिप के पास एक ही विचार है और वह है फ्री शब्द से उन्हें आकर्षित करना। इसलिए उन चारों ने सुबह में जानवरों का मांस इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इसमें से अधिकांश शिकार से था और रात में उन्होंने हाथ से फ्लायर्स बनाना शुरू कर दिया। अगले 4 दिनों तक वे पर्चे बांटते रहे। वॉट शहर में घूमता रहा और उसने जो भी व्यक्ति देखा उसे एक दिया। फ्लायर पर केवल एक ही चीज है, 3 दिनों के लिए जादुई जानवर के मांस से बना मुफ्त भोजन, साथ ही उनके रेस्टोरेंट की लोकेशन भी। ये बात शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और उन्होंने बहुत से लोगों को आकर्षित किया। बहुत से लोग पहले जिज्ञासावश और जानकारी सही होने पर पुष्टि के लिए आए और वे निराश नहीं हुए। तो 11वें दिन रेस्टोरेंट की भव्य ओपनिंग राजसी अंदाज में की गई। सैकड़ों लोग भोजन का स्वाद चखने आए। जब उन्होंने इसका स्वाद चखा वे प्रसन्न हुए। 13वें दिन तक मैके और उसके कर्मचारी बहुत व्यस्त थे और वॉट, जैक, केली और फिलिप भी बहुत व्यस्त थे। पहले 3 सीधे जंगल में शिकारियों के हाथों से शिकार कर रहे थे और मांस खरीद रहे थे, क्योंकि वे शहर में कुछ भी खरीदने में असमर्थ थे। फिलिप ग्राहकों के प्रवाह को प्रबंधित करने में व्यस्त है। उन्होंने कुछ उम्मीदवारों को भी देखा जो पानी का परीक्षण करने आए थे और व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद वे वास्तव में चिंतित थे। वे स्वादिष्ट हैं। 14वें दिन उनके व्यवसाय का आधिकारिक उद्घाटन था और कई ग्राहक अभी भी आए थे। वे व्यंजनों के प्रभाव को तुरंत महसूस कर सकते थे और उनमें से कई को भोजन वास्तव में पसंद आया और उनके पास कच्चे मांस के बदले भोजन का आदान प्रदान करने का भी मौका है। इसलिए वे वास्तव में दोबारा खाने के लिए उत्साहित थे। उफ़, ये बड़ा दिन है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिलिप ने आह भरते हुए कहा। उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा है। वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ और गंभीर है। उन्हें पहले किसी ने इतना गंभीर नहीं देखा था। मुझे भी यही आशा है। इन दिनों हर कोई बहुत कुछ झेल चुका है। लगातार अस्वीकृति ने उन्हें लगभग अपना दिमाग खो दिया है। वे जनरल को इतना कोस रहे हैं कि अगर शब्द मार सकते हैं तो जनरल 100 बार जरूर मरेंगे। जब कारोबार शुरू हुआ तो उनकी खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि ग्राहकों का फ्लो काफी ज्यादा है। दोपहर तक उन्होंने पिछले 3 दिनों के मुफ्त भोजन के लिए सामग्री खरीदने पर किया गया सारा खर्च वसूल कर लिया और शाम तक वे स्पष्ट रूप से संतुष्ट थे। ग्राहकों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि भविष्य में व्यवसाय काफी अच्छा चलेगा और इस दर से उनका सारा घाटा 1 महीने के भीतर कवर हो जाएगा। इसलिए अगले दिन, जो पहला 15वां दिन भी है, उन्होंने काफी उम्मीद से जगह खोली। लेकिन जैसे ही उन्होंने बिजनेस शुरू किया और ग्राहकों का आना चरम पर था, एक समस्या ने दस्तक दे दी। पुरुषों का एक झुंड खतरनाक भावों के साथ आया। यहाँ प्रभारी कौन है? उस नेता ने, जिसके चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे थे, पूछा। फिलिप वॉट को अपनी तरफ झुकाए हुए उनके पास गया और पूछा, आप क्या चाहते हैं? तुम्हें यहाँ रेस्तरां खोलने की अनुमति किसने दी? मुख्य व्यक्ति ने पूछा। ड्यूक, फिलिप ने कहा और ड्यूक की मुहर वाला कागज का एक टुकड़ा निकाला। यह अनुमति केवल अभ्यर्थियों के लिए है। उस आदमी ने नजर डालने की जहमत भी नहीं उठाए और बस बोला, कुछ भी हो, आप यहाँ कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको सुरक्षा शुल्क देना होगा। फिलिप भौचक्कर रह गया, लेकिन उसने पूछा, कितना? 100,000 प्रति माह। फिलिप और वॉट तुरंत गंभीर हो गए। बड़ी रकम के कारण। ऐसा नहीं है कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिलिप को बुरा लग रहा है कि यह जनरल की एक और चाल हो सकती है। यदि उन लोगों ने वास्तव में जनरल के लिए काम किया है तो वे इस पैसे का उपयोग उत्तोलन के रूप में कर सकते हैं और रिश्वतखोरी की कहानी बना सकते हैं। वॉट यहाँ नहीं रुके और तुरंत सिल्वर विंड पर बाहर चले गए। वह नगर रक्षकों की तलाश में गया। हालांकि वे इन लोगों से लड़ सकते हैं। नियमों के अनुसार शहर में लड़ाई निषिद्ध है और लड़ाई छिड़ने पर उन्हें एक वैध कारण की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर यह सब एक चाल है जिसके होने की सबसे अधिक संभावना है, तो वे कार्रवाई करने में सुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन वॉट को आसपास कोई सिटी गार्ड नहीं मिला। स्थिति में और अधिक गड़बड़ी की गंध आ रही थी। जब वह रेस्तरां में वापस गया तो स्थिति पहले से ही बदतर हो गई थी। जो लोग अंदर आए उन्होंने टेबलों को नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि फिलिप सोच रहा था कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। इससे पहले कि वह जवाबी कार्रवाई कर पाता, उन्होंने बेतरतीब ढंग से हमला कर दिया और भागने लगे।
इससे उन्हें और भी यकीन हो गया कि ये एक चाल है। उनका व्यवसाय बाधित हो गया और 1 घंटे के बाद जब वे चीजें निपटाने लगे तो लोगों की एक और लहर आ गई। इस बार वे तैयार हैं। वॉट और जैक ने उनके पीछे हटने को रोक दिया जबकि फिलिप ने सामने से हमला किया। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, वहीं रुक जाओ, एक अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत आया। वह प्रतियोगिता के व्यावसायिक पक्ष के पर्यवेक्षकों में से एक है। उसने ये पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि क्या हो रहा है और उसने फिलिप से कहा, आप लोग यहाँ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, -10 पॉइंट। लेकिन सर, फिलिप ने बात करने की कोशिश की लेकिन तुरंत बात काट दी गई। मैंने सब कुछ देखा और मैं आपका स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता। पर्यवेक्षक तुरंत चला गया। फिलिप, जैक और केली को तुरंत निराशा महसूस हुई। वे अब समझ सकते हैं कि वे यहाँ उचित व्यवसाय नहीं कर सकते। केवल वॉट थोड़ा सामान्य है क्योंकि बॉस ने कहा है कि वह चीजों को सुलझा लेगा। एक प्रतिभा का पुनः जन्म, निर्माता विनाशक, C-150 व्यवसाय को निलंबित करना। जबकि फिलिप और बाकी लोग रेस्तरां के नुकसान से निपट रहे हैं, सैम और सेना में बाकी उम्मीदवार बाहर निकलने से पहले सुबह की सभा कर रहे हैं। आप लोग शेष दिन के लिए बाहर रह सकते हैं और आपको कल सुबह होने से पहले वापस रिपोर्ट करना होगा। मैं अगले 15 दिनों के सत्र में अगले 3 दिनों के लिए आपका प्रशिक्षक रहूंगा। आपको एक और नियम का पालन करना होगा कि आपको चीजों के व्यावसायिक पक्ष में हस्तक्षेप करने की कोई अनुमति नहीं है। आप अपने साथियों को सुझाव दे सकते हैं लेकिन आपको कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए जिसकी गणना प्रतियोगिता में की जाएगी, अन्यथा आपको मदद नहीं करनी चाहिए उन्हें बातचीत के रूप में। आप अधिक से अधिक वित्तीय मदद और व्यक्तिगत सुझाव तथा कुछ सलाह ही कर सकते हैं। बर्खास्त कर दिया गया। सभी अभ्यर्थी कैंप से बाहर निकल गए। सैम ने वॉट से संपर्क करने के लिए संचार टोकन निकाला। जब उन्हें रेस्तरां का स्थान मिला तो तीनों जितनी जल्दी हो सके वहां चले गए। जब तक वे वहां पहुंचे वहां कोई ग्राहक नहीं था। हर कोई चला गया, केवल उसके साथी और वॉट उदास माहौल के साथ वहां बैठे हैं। सैम स्थिति से उतना आश्चर्यचकित नहीं था। उसने सहजता से एक सीट चुनी और पूछा, मुझे पहले दिन से लेकर अब तक क्या हुआ, इसका विवरण बताओ। वॉट ने धीरे धीरे सब कुछ बताया कि कैसे वे किसी भी दुकान को खरीदने या किराए पर लेने में असमर्थ थे। आखिरकार उन्होंने इस दूरस्थ स्थान पर जमीन कैसे खरीदी और कैसे उन्होंने दुकान बनाए और मैके और उसके कर्मचारियों को वापस कैसे लाया। सैम ने पूरी स्थिति सुनी और केवल अपनी सहमति व्यक्त की कि वह समझ गया है। आइए हम एस्टेट वापस चलें, सैम ने कहा और खड़ा हो गया। वे धीरे धीरे एस्टेट की ओर वापस चले गए। लौटते समय उन्होंने बाजार की स्थिति देखी और यहाँ चीजें कैसी चल रही हैं। उन्होंने एक बात देखी कि इस शहर में औसत व्यक्ति को गरीबों की तुलना में संपन्न माना जा सकता है। वे काफी विलासिता का खर्च उठा सकते हैं। वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे किया जाए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि उनकी टीम को फिलहाल नुकसान हो सकता है, लेकिन वह ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह केवल एक स्थायी चीज है। उसमें इतना आत्मविश्वास है कि वह बाजी पलट सकता है। पूरे रास्ते में सैम को उस पर नजर पड़ने का एहसास हुआ। वह जानता था कि जनरल ने उस पर नजर रखने के लिए एक आदमी को रखा है। एक गलती और वह हो जाएगा। जनरल पूरी तरह से अपने पद के नीचे आचरण कर रहे हैं। वह सभी प्रकार के नियमों को तोड़ मरोड़ कर सभी प्रकार के घृणित साधनों का प्रयोग कर रहा है। सैम सिर्फ पानी का परीक्षण करना चाहता था और उसने पहले 15 दिनों में कोई उपाय नहीं किया क्योंकि वे इतनी बेताबी से कोशिश कर रहे थे। वह सुनिश्चित करेगा कि वह जीत जाए। चूंकि सैन्य जनरल खुद ही उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, इसलिए वह सारा पैसा सेना से ही कमाएंगे। इस बार सैम ने अपने स्वयं के बनाए नियमों में से एक को भी तोड़ दिया और वह है आग्नेयास्त्र और विस्फोटक नहीं बनाना। चूंकि वह इस दुनिया में आया था, वह इतने सारे लोगों से मिला कि वह कई बार आग्नेयास्त्र बनाना चाहता था। भले ही एक सामान्य बंदूक ज्यादा काम की न हो, वह इस दुनिया के लिए विशेष सामग्रियों का उपयोग कर सकता है और इसे बना सकता है। ऐसा हथियार बनाना संभव है जो कुछ गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। 2 मुख्य कारण हैं कि वह इन्हें नहीं बनाना चाहता था। पहला तो ये कि बंदूक पृथ्वी पर हुए उन आविष्कारों में से एक है जिसने दुनिया में कई बदलाव लाए और वह उस चीज को इस दुनिया में नहीं लाना चाहता था। वह चीज किसी को वह निराधार साहस और साहस दे सकती है जो वास्तव में उनके पास नहीं है। अगर यह गलत हाथों में चला गया तो चीजें विनाशकारी होंगी। इस पूरे समय में इस दुनिया में लोग हत्या करने की अपनी क्षमताओं पर निर्भर थे और उनके पास जो कुछ भी था वह हासिल करने की उनकी क्षमताओं पर निर्भर था। लेकिन अगर बंदूकें उसकी पिछली दुनिया की तरह ही मारक क्षमता रखती हैं, तो चीजें बदल जाएंगी क्योंकि इस दुनिया में लोगों की मौत पर नियंत्रण कम है। हालांकि वह हथियार के प्रदर्शन को नियंत्रित कर सकता था, फिर भी वह कोई मौका नहीं लेना चाहता था। लेकिन इतना समय बिताने और इन लोगों से मिलने के बाद धीरे धीरे उन्होंने इस दुनिया के लोगों के प्रति दया खो दी। दूसरा कारण यह है कि बंदूकें उसे बहुत अधिक लत लगाती हैं। ठंडे हथियार के प्रति सैम के मन में सम्मान के साथ साथ अनंत श्रद्धा और प्रशंसा है। उसके लिए सभी प्रकार के ठंडे हथियार, कुछ तलवारें, भाले, पंजे आदि हो सकते हैं। वे सच्चे प्यार की तरह हैं। इनका उपयोग करना अर्धांगिनी के होने जैसा है। आप उनके साथ हर तरह की परेशानियों से गुजर रहे होंगे और उनका आपके साथ रहना आपको एक ही समय में साहस और संतुष्टि देगा। यह एक पत्नी होने जैसा है। लेकिन बंदूकें और विस्फोटक, वे एक रखेल की तरह हैं। जानवरों की तरह शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग करना, बहुत सारी भावनाओं को शामिल किए बिना और केवल कुछ विशिष्ट समय के लिए कुछ अस्थायी संतुष्टि के लिए उपयोग करना। कोई बंधन नहीं जुड़ा है। वह अपने दिल में तलवार की जगह कभी नहीं ले सकता अगर उसने खुद तलवार बनाई हो। लेकिन बंदूकें अलग हैं। प्रत्येक बंदूक एक अलग प्रकार की बंदूक है। वह एक का उपयोग करने की संतुष्टि का आनंद लेना पसंद करता है और वह भावनात्मक रूप से इससे जुड़ा नहीं होता है, सिवाय इसके कि अगर वे बंदूकें वास्तव में विशेष हों। लेकिन समस्या यह है कि कोई व्यक्ति लोमड़ियों का आदी हो सकता है और बार बार आनंद लेने की इच्छा कर सकता है। यदि वह शूटिंग शुरू करेगा तो वह जी भरकर आनंद लेना चाहेगा। पहले तो उसके इतने दुश्मन नहीं थे, लेकिन अब वह अपने शत्रु पक्ष में अधिक से अधिक लोगों को शामिल कर रहा है और इन बंदूकों का होना मददगार हो सकता है। लेकिन अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुछ बनाने से पहले वह कुछ त्वरित नकदी कमाने के लिए कुछ औसत शूटिंग उपकरण बनाएगा।
अगर सेना ने उसके और उसके साथियों के साथ जो किया उसके लिए उसे कुछ पैसे और खून नहीं बहाया तो वह शांति से सो नहीं पाएगा। इन 15 दिनों में उसका धैर्य टूटता गया और वह कई बार लगभग टूटा। अब जब उसे पता चल गया कि दूसरे पक्ष ने उसे रोकने की कितनी हद तक ठान ली है तो वह अपना सारा सौहार्द त्याग सकता है। अभी तो वह बुरी नीयत से भरा हुआ है, यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है और वह व्यक्तिगत रूप से क्रूर बल के साथ जनरल को सबक सिखाना चाहता है, तो वह उस बुरे आदमी से निपटने के लिए अपने छाया चूहों के साथ रास्ते में होगा। वह अपने टूटने के बिंदु पर है। एक और धक्का और वह उस जनरल को मारने की साजिश रचेगा। उनकी टीम ने बिना कुछ किए ही लगभग 100 अंक गंवा दिए। संपत्ति में प्रवेश करने के बाद सैम ने सभी को हवेली में भेज दिया, जबकि वह बाहर रहकर प्रभाव क्रिस्टल को देखता रहा। उसके पास कुछ विचार हैं कि सेना से कुछ पैसे कमाने के लिए इन बेकार चीजों का उपयोग कैसे किया जाए, न केवल अभी के लिए बल्कि निकट भविष्य के लिए भी। और वह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ बचा सकता है। उससे पहले उसे कुछ करना होगा और वह है क्रिस्टल को निकालना। इन क्रिस्टलों की मुख्य समस्या यह है कि इन्हें निकालना वास्तव में काफी कठिन है। ये क्रिस्टल बिल्कुल आधुनिक पृथ्वी के पीजोइलेक्ट्रिक पदार्थों की तरह हैं। वे पीजोइलेक्ट्रिक सामग्रियां यांत्रिक कंपन का उपयोग करती हैं और उन्हें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। लेकिन ये प्रभाव क्रिस्टल उस पर कार्य करने वाले किसी भी प्रकार के भौतिक बल, गतिज ऊर्जा, वायु बल के मजबूत प्रभाव, जल बल, यहाँ तक कि सामान्य भौतिक बल के शुद्ध प्रभाव प्रहार को भी बदल सकते हैं, जो इसे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम बनाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा क्रिस्टल की सीमा तक पहुंचने के बाद अगर इसे उचित निकास नहीं मिला तो यह फट जाएगा और पूरी तरह से हवा में विघटित हो जाएगा। क्रिस्टल को निकालने का केवल एक ही तरीका है और वह है इसे उच्च तापमान वाली आग से पिघलाना और जब ये तरल अवस्था में हो तो इसे इकट्ठा करना। यह सबसे व्यवहार्य तरीका है और यदि कोई अन्य तरीका है और वह है पृथ्वी के पूरे हिस्से को एक करके फेंक देना, जो लगभग असंभव है। सैम ने अपना हाथ क्रिस्टल उभारों में से एक पर रखा जो एक पेड़ जितना लंबा है। उन्होंने अपनी अवलोकन क्षमता का उपयोग करना शुरू कर दिया और वे आध्यात्मिक ऊर्जा को इतनी सूक्ष्मता से संभाल रहे हैं कि वह इसमें से किसी को भी अवशोषित नहीं करेगी। वह इसकी पूरी तहकीकात करने की कोशिश कर रहा है और जब आखिरकार इसकी जांच की गई तो वह दंग रह गया। प्रभाव क्रिस्टल ने सतह से लगभग 20 मीटर से अधिक नीचे कब्जा कर लिया। इससे पूरा क्रिस्टल निकालने के बाद ये पूरी जगह एक बड़ा गड्ढा बन जाएगी। और पूरी संपत्ति 1000 एकड़ की है, जो कि ढेर सारे इम्पैक्ट क्रिस्टल हैं। और वह इसे ढेर सारा पैसा बनाने की योजना बना रहा है। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। उनका मुख्य लाभ यह है कि उनके पास आर्टिसन टावर तक असीमित पहुंच है। यह उसकी योजनाओं के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। वह घर के अंदर गए और अपने निजी कमरे में प्रवेश किया और फिर दिव्य आयाम की दूसरी मंजिल में प्रवेश किया। उनका समय बहुत मूल्यवान है। उसे सुबह होने से पहले कैंप में वापस रिपोर्ट करना होगा। सबसे पहले उन्होंने अपने दिमाग के अंदर उत्पाद के डिजाइन की कल्पना की और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी मंजिल के सिमुलेशन मोड में सब कुछ अनुकरण किया। 20 से अधिक प्रयासों और त्रुटियों के बाद अंततः उन्हें संतुष्ट परिणाम मिला। सैम ने कुछ स्क्रॉल निकाले और अपना नया डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। डिजाइन मुख्य रूप से हैंड प्रेस के लिए विभिन्न डाइज का है। अपनी अगली योजनाओं के लिए उसे बहुत सारे आवरणों की आवश्यकता होगी, जिसके बदले में बहुत सारे डाई की आवश्यकता होगी। कुछ आवश्यक डाई और सांचे बनाने के बाद वह तहखाने में गया और उन उपकरणों को बाहर निकालना शुरू कर दिया जिनका उपयोग उसके साथी निकट भविष्य में करेंगे। उन्होंने वॉट को स्क्रॉल और सामग्रियों की एक सूची दी जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने आध्यात्मिक हस्ताक्षर और अपने कारीगर बैच के साथ एक पत्र भी लिखा। इससे वॉट की बातें उनके बराबर हो जाएंगी और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह आर्टिसन टावर से ये चीजें न खरीद सके। जब वह यार्ड में गया तो उसने वॉट को भेजा। उसे अपने तरीकों से क्रिस्टल इकट्ठा करना होता है और वह है पाउडर का विघटन। सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी हार्ट के पास से अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। चूंकि इस क्रिस्टल का गलनांक काफी अधिक है, इसलिए उसके लिए नियमित विधि करना काफी परेशानी भरा होगा। यह अभी भी दोपहर के बाद से थोड़ा पहले है। यदि वह इस समय का उपयोग कर सकता है तो वह रिपोर्टिंग समय से पहले कई गज की दूरी साफ कर सकता है। सैम ने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा और उसे पाउडर में बदलना शुरू कर दिया, जबकि पाउडर को सीधे भंडारण में फेंक दिया। चूंकि क्रिस्टल की संरचना इतनी जटिल नहीं है और क्रिस्टल के गुण ज्यादातर दानेदार संरचना के बजाय इसकी आणविक प्रकृति के कारण होते हैं, इसलिए उन्हें इसे पाउडर में बदलने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो पूरे दिन के लिए सैम ने बस अपनी हवेली के आसपास की जगह साफ कर दी। ऐसा करते हुए उन्होंने खाना भी खाया और जब वॉट आवश्यक सामग्री के साथ वापस आए तब भी उन्होंने बिजनेस पक्ष के अपने साथियों को बुलाया और क्रिस्टल को साफ करते समय मशीनों को कैसे संचालित किया जाए इसकी प्रक्रिया समझाए। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक CA 151 प्रतिशोध। सैम शाम को अपने काम पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने अब तक 60 वर्ग गज से ज्यादा जगह साफ कर दी है और अगर वह इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो सुबह तक 120 वर्ग गज से ज्यादा जगह साफ कर सकते हैं। अभी हवेली के पीछे 60 वर्ग गज तक फैला 10 मीटर गहरा गड्ढा है। अब तक काम करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर वह अपनी मानसिक शक्ति बढ़ा ले तो वह काम तेजी से पूरा कर सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह अगले 15 दिनों तक अपनी मानसिक शक्ति विकसित करेंगे। जहां तक प्रशिक्षकों और थंडरवुल्फ स्क्वाड की बाधाओं का सवाल है, उसने पहले ही अपने विचार सुलझा लिए हैं और कल से अंडे के छिलकों पर चलने वाले लोग सैम और उसके साथी नहीं होंगे। इसी समय फिलिप, वॉट, केली और जैक उसके पास आए। उन्हें जिन चीजों की जरूरत थी उनका निर्माण आर्टिसन टावर द्वारा पहले ही किया जा चुका था और यहां तक की सामग्रियां भी लाई जा चुकी थी। इसलिए अब उन्हें इन चारों को काम सौंपना होगा। अब व्यापार करने के बारे में चिंता मत करो, बस एस्टेट में रहो और विनिर्माण शुरू करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। जितना संभव हो उतना बनाओ। फिलिप, केली, चूंकि आप दोनों में अग्नि तत्व है, इसलिए खाली समय में जितना हो सके प्रभाव क्रिस्टल को साफ करने का प्रयास करें, लेकिन इस पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित न करें। अभी आपका प्राथमिक काम मेरे द्वारा पूछी गई चीजों का निर्माण करना है। सुनिश्चित करें कि आयाम माप न बदले और यथासंभव सटीक हो।
अगले 2 सप्ताहों में जितना संभव हो सके बनाएं और मैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए अपने साथ शिविर में वापस लाऊंगा। चूंकि वे हमारे साथ सारी सौहार्दता छोड़ देते हैं, इसलिए हमें उनकी राय की परवाह नहीं करनी पड़ती। मैं उन्हें हमें उकसाने पर पछतावा करवाऊंगा। इसके बाद उन्होंने उनके कर्तव्य समझाए और तुरंत चलने के लिए भेज दिया। इस सब के दौरान उसने क्रिस्टल साफ करना बंद नहीं किया। आधी रात तक सैम को कुछ महसूस हुआ, लगातार मानसिक थकावट और सुधार। उसने अपनी मानसिक शक्ति में थोड़ा सुधार देखा, जो पिछले कुछ दिनों में एकमात्र अच्छी खबर है। कुछ देर बाद सैम को अचानक एक ख्याल आया, चूंकि मुझे पाउडर के रूप में इसकी आवश्यकता नहीं है, क्या शेष क्रिस्टल के साथ बंधन को विघटित करके इसका एक बड़ा हिस्सा निकालना संभव होगा? ये सवाल उनके दिमाग में आया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। और जब उसे पता चला कि यह संभव है तो वह बहुत खुश हुआ। उसकी प्रक्रिया अब तेज है। जहां तक बाद में उपयोग के लिए टुकड़ों को पाउडर बनाने की बात है, वह ऐसा तब कर सकता है जब वह उनके साथ काम कर रहा हो। उस बिंदु तक उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह इसे तब भी पाउडर में बदल सकता है जब वह रात में शिविर में निष्क्रिय हो। आधी रात तक सैम पहले ही 120 गज से अधिक की दूरी तय कर चुका था। 2 घंटे और काम करने के बाद उसने सब कुछ बंद कर दिया और आराम करने चला गया। यदि वह अधिक काम के कारण मानसिक रूप से निराश है तो वह शिविर में लापरवाही से काम कर सकता है। उसके पास पहले से ही एक योजना है और उसे कुछ तर्कसंगतता के साथ इससे निपटना होगा। भले ही वह कुछ भाप छोड़ देगा और उड़ा देगा, फिर भी उसे पूरी तरह से पागल नहीं होना चाहिए। लेकिन सैम अभी भी चिंतित है कि इस क्रिस्टल से कैसे निपटा जाए। पूरी संपत्ति लगभग 1000 एकड़ की है, जिसमें से लगभग 700 एकड़ क्रिस्टल से भरी है और शेष 1 एकड़ 4840 वर्ग गज है और अब 700 एकड़ 338 वर्ग गज है और अब वह केवल 150 वर्ग गज ही रह गया था। हालांकि उन्होंने इससे निपटने का एक अधिक प्रभावी तरीका ढूंढ लिया है, फिर भी उन्हें अभी भी बहुत काम करना है। अपनी वर्तमान स्थिति में उनके अनुमान के अनुसार सैम लगभग 600 गज की दूरी तय कर सकता है यदि वह समान गति से काम करता है और इसमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं हो रहा है। वह ऐसा महीने में 2 बार कर सकता है और जिससे एक महीने में 1200 गज बन जाता है और कुल मिलाकर वह 8 महीनों में 2 एकड़ के आसपास केवल 9600 गज ही निपटा सकता है। वह ऐसा नहीं होने दे सकता। उसे यथाशीघ्र इससे निपटने का तरीका सोचना होगा। उसे अपनी योजना पर काम करने के लिए कम से कम 500 एकड़ जमीन की जरूरत है और उसे कुछ जमीन को खाली करने के बाद कुछ काम सौंपने की भी जरूरत है ताकि निर्माण प्रक्रिया जल्द से जल्द काम कर सके। सैम ने अगले 2 घंटे आराम किया और हॉक तथा ड्रू के साथ काफी देर तक चैन की नींद ली। उन्होंने बिना किसी देरी की सूचना दी और प्रशिक्षक को उनमें कोई गलती नहीं मिली। सुबह की दिनचर्या खत्म होने के बाद सैम किसी को ढूंढने गया। आज से उसने रक्षात्मक होना बंद कर दिया। वह जनरल स्पार्क अपने पोते पोतियों से जितना हो सके उतना प्यार कर सकता है और वह उन्हें जितना हो सके उतना बिगाड़ सकता है, लेकिन सैम और उसके साथियों की कीमत पर ऐसा करने के लिए जनरल को परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। चूंकि दूसरे पक्ष ने उस पर चाल चलने के लिए प्रतियोगिता के लूप होल्स का इस्तेमाल किया और थंडरवुल्फ दस्ते और यहां तक कि रेजिमेंट कमांडरों को शामिल करके उस पर अत्याचार किया, वह भी ऐसा कर सकता है। सैम सीधे तौर पर जनरल पर अपना गुस्सा नहीं उतार सकता, लेकिन वह अभी भी इसमें शामिल लोगों पर ऐसा कर सकता है। क्या यह अनुचित है? अरे नहीं, अगर यह अनुचित है तो फिलिप, हॉक और अन्य लोगों पर सिर्फ इसलिए अत्याचार करना क्योंकि उन्होंने सैम के साथ मिलकर काम किया था, ये भी अनुचित है। जनरल का तर्क यह है कि वे सैम के साथ होने के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। तो सैम भी उसी तर्क का उपयोग कर रहा है। जनरल की मदद करने के लिए आप केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। सैम एक व्यक्ति को ढूंढने गया और वह डिप्टी जनरल था जिसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। प्रशिक्षक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सैम ने तंबू के बाहर खड़े होते हुए पूछा। अंदर आए। सैम अंदर चला गया और डिप्टी जनरल की ओर देखा जो एक मेज के पीछे बैठा था और सैम की जांच कर रहा था। आप क्या चाहते हैं? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या ये प्रशिक्षकों द्वारा आप पर अत्याचार किए जाने के बारे में है? यदि ऐसा है तो मुझे खेद है, मैं उन्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। भले ही उन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया हो, इसे केवल पक्षपातपूर्ण माना जा सकता है और मैं उनके पूर्वाग्रह को मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने नियमों के तहत खेल खेला, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। वास्तव में नहीं। मेरे 2 अनुरोध हैं। पहला, मैं यहाँ आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप मुझे दिन भर के लिए प्रशिक्षण रोकने की अनुमति दें ताकि मैं कुछ लोगों को चुनौती दे सकूं। डिप्टी जनरल ने पूछते ही भौहें चढ़ा दी। आपको चुनौती के लिए 1 दिन की छुट्टी की आवश्यकता क्यों है? अगर मुझे किसी एक व्यक्ति को चुनौती देनी है तो मुझे 1 दिन की छुट्टी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मेरे पास कई प्रतिद्वंद्वी हैं। डिप्टी जनरल उत्सुक दिखे और कहा, मंजूर। दूसरा अनुरोध क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप मेरी चुनौतियों की निगरानी करें। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी देखरेख के योग्य हो? तुम्हारे स्तर के झगड़ों के लिए मुझे देखभाल की आवश्यकता नहीं होगी। उनके शब्द काफी अहंकार से बोले गए हैं और आवाज से अहंकार की गंध आ सकती है। लेकिन सैम ने बुरा नहीं माना। उस प्रकार का अहंकार जन्मजात नहीं होता, बल्कि अनगिनत उपलब्धियों के आधार पर विकसित किया गया होता है। ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। इतना कैसे यकीन है कि वे योग्य नहीं है? इसके अलावा वस्तुतः पूरी सेना मेरे खिलाफ है। मैं आपके अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। डिप्टी जनरल को समझ नहीं आया कि उन शब्दों का उत्तर कैसे दिया जाए और कुछ चिंतन के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हें आधे घंटे का समय दूंगा। यदि उसके बाद तुम्हारा झगड़ा बेकार लगेगा तो मैं चला जाऊंगा। सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, आप निराश नहीं होंगे। क्या आप चलें? डिप्टी जनरल ने सिर हिलाया और सैम के पीछे तंबू से बाहर चला गया। वास्तव में वह किसी नौसिखिया से जुड़े कुछ सामान्य द्वंद्वों से परेशान नहीं हो सकता। लेकिन सैम के आत्मविश्वास को देखकर और उसकी स्थिति का विश्लेषण करते हुए, अगर सैम ने वास्तव में एक रेजिमेंट के एक सैनिक को उकसाया, भले ही वह जीत गया हो, तो बाकी लोग उसे लगातार चुनौती देकर उस पर गुस्सा निकालेंगे और यहां तक कि वह रेजिमेंट कमांडर भी उस पर इसका असर डालेगा। रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनकी टीम पहले ही 100 अंक खो चुकी है। ये वास्तव में और भी बदतर हो जाएगा।
लेकिन सैम का आत्मविश्वास देखकर वह उत्सुक हो गया। वह देखना चाहता है कि यह लड़का इस स्थिति को कैसे सुलझाएगा। जल्द ही वे 5वीं रेजिमेंट शिविर के सामने हैं, जिस रेजिमेंट का प्रभारी उनका वर्तमान प्रशिक्षक है। जैसे ही वे शिविर में दाखिल हुए, हर कोई डिप्टी जनरल को देख रहा था, जो एक लड़के के बगल में चल रहा था जिसने एक नौसिखिया सैनिक की वर्दी पहनी हुई थी। उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा है। एक रेजिमेंट में 3000 सदस्य होते हैं और उनमें से 60% से अधिक नौसिखिए होते हैं। अनुचर ड्यूकडॉम सेना में शामिल नहीं होंगे तो नौसिखिए अधिकांश भाग पर कब्जा कर लेते हैं और उन 1800 या उससे अधिक नौसिखियों में से 800 मध्य और अंतिम चरण में हो सकते हैं। सैम का निशाना वो लोग हैं। वह धीरे धीरे चुनौतियों के अखाड़े की ओर बढ़ा और शिविर की ओर देखा। इस हरकत ने कई लोगों का ध्यान खींचा और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। जब उसे लगा कि उसके पास पर्याप्त दर्शक हैं, तो सैम इतनी तेज आवाज में चिल्लाया कि पूरा कैंप सुन सके। मैं उस विशेष बैच से सैम हूं जो प्रतियोगिता से गुजर रहा है। आज मैं 5वीं रेजिमेंट के नौसिखियों को चुनौती देने के लिए यहाँ हूँ। जहां तक मैं जानता हूँ, इस रेजिमेंट में 1800 नौसिखिए हैं और मैं उन सभी को चुनौती देने के लिए यहाँ हूँ। वाह, मैं प्रत्येक लड़ाई में हारने पर विजेता को 10,000 स्पिरिट स्टोन दूंगा और यदि दूसरी पार्टी एक टीम है तो मैं उनमें से प्रत्येक के लिए 10,000 का भुगतान करूंगा। मैं प्रत्येक लड़ाई जीतने पर हारने वालों से 5,000 लूंगा और यदि कोई टीम हारती है तो मैं प्रत्येक सदस्य के लिए 5,000 लूंगा। पूरा कैंप स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके कैंप में आकर उन्हें इस तरह चुनौती देगा। यदि यह एक सामान्य चुनौती होती तो वे पीछे हटना चाहते होंगे, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। लेकिन अगर धन है तो चारा काफी आकर्षक है। कुछ सैनिकों ने सैम को पहचान लिया। वे वही हैं जिन्होंने ड्रू और हॉक को चुनौती दी थी। उनमें से एक ने पूछा, यहाँ आपका लक्ष्य क्या है? वह जानता था कि सैम को उनके कमांडर द्वारा परेशान किया जा रहा है, इसलिए वह बिना किसी कारण या सिर्फ कुछ त्वरित नकदी कमाने के लिए यहाँ नहीं आएगा। मुझे लगता है कि साउदर्न स्टार मिलिट्री की ताकत को ज्यादा महत्व दिया गया है। मैं यहाँ सभी नौसिखिए कचरे को साफ करके अपनी बात साबित करना चाहता हूँ। आखिरकार ये सेना केवल मेरे और मेरे दोस्तों के लिए परेशानी पैदा करने के लिए खामियों का इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए मैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए यहाँ हूँ। सिपाही तुरंत क्रोधित हो गए। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक। C152 कचरा बोलना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि ये बातें कहने के बाद तुम यहाँ से जीवित बचकर निकल सकते हो? तुम्हारी इच्छा मृत्यु की अवश्य होगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सैनिक उस पर चिल्लाने लगे, लेकिन सैम ने भीड़ को देखते हुए कहा, क्या हम बात कर रहे हैं या हम लड़ रहे हैं? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे गलत साबित करो। हमारे डिप्टी जनरल मैच के पर्यवेक्षक होंगे। आप जितनी चुनौतियां दे सकते हैं मैं लूंगा। जब तक मैं 5वीं रेजिमेंट का कचरा साफ नहीं कर देता, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। सैम के शब्दों ने उन्हें और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। तुम छोटे हो, मैं तुम्हें ले लूंगा। मंच पर चलते हुए उनमें से एक व्यक्ति ने कहा। डिप्टी जनरल मंच के पास पर्यवेक्षक की जगह पर खड़े हो गए। सैम और सिपाही ने पोजीशन ले ली। क्या तुम लोग तैयार हो? डिप्टी जनरल ने उन दोनों से पूछा और जब दोनों ने सिर हिलाया तो उन्होंने कहा, झगड़ा करना। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सिपाही ने अपना भाला उठाया और सैम की ओर झपटा। वह लेवल 8 का नौसिखिया है। उसकी गति खराब नहीं है। मंच के नीचे आओ भाई, दिखाओ उन्हें कि सिपाही क्या होता है। उसे सबक सिखाओ। हाँ, उसकी हम सैनिकों और हमारी सेना को हेय दृष्टि से देखने की हिम्मत कैसे हुई? वे जोर जोर से चिल्लाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। सैम को उपहास और जय जयकार की परवाह नहीं थी और वह तब भी नहीं हिला जब भाला उससे सिर्फ 1 फुट की दूरी पर था। इससे पहले कि भाला उसकी गर्दन को छूने वाला था, सैम ने अपनी चाल चली। वह हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा और इससे पहले कि कोई इस पर प्रतिक्रिया कर पाता कि क्या हो रहा है, उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्होंने देखा कि सैम ने सैनिक की गर्दन पकड़ रखी है और सैनिक का सिर मैदान पर कीलों से ठोक दिया गया है, जैसे कि वह आसमान से गिर रहा कोई गड्ढा हो। भीड़ शांत हो गई। सैनिक मरा नहीं है, लेकिन उसे चक्कर आ रहा है और वह शक्तिहीन महसूस कर रहा है। सैम धीरे से खड़ा हुआ और ताली बजाकर अपने हाथों से धूल हटा दी। सिपाही धीरे से अपने भले के सहारे खड़ा हो गया। उसने डिप्टी जनरल की ओर देखा और साप्ताहिक कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। उनकी आवाज उतनी ही कमजोर है जितनी हो सकती है। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से स्पिरिट पत्थरों को निकाला और उन्हें स्पिरिट पत्थरों के ढेर में फेंक दिया। भले ही वह हार गया, वो बुरी तरह हारा नहीं है। उसमें अभी भी एक सैनिक की गरिमा है और उसने दांव चुका दिया है। वह मंच से नीचे उतरे और अपने तंबू की ओर चलने की कोशिश की, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह बेहोश हो गए और उनकी नाक से खून बहने लगा। एक मरहम लगाने वाले ने तुरंत उसकी स्थिति को स्थिर करने की कोशिश की। कुछ प्रयासों के बाद उसने पास के एक व्यक्ति से कहा, उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए लेवल 4 हीले की आवश्यकता है। वह आदमी कंपनी कमांडर या बटालियन कमांडर लग रहा था। उसके सहकर्मी उसका काफी सम्मान कर रहे थे, लेकिन सैम के पास इसमें से कुछ भी नहीं है। क्या आप लोग आने वाले हैं या नहीं? मेरे पास आपकी तरह कूड़े के टुकड़ों पर बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। भीड़ को फिर उकसाया गया, लेकिन कोई भी साहपूर्वक मंच पर नहीं आया। सैम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। यह आदमी तुरंत तनावग्रस्त हो गया। वह उन कुछ लोगों में से एक है जो जानता था कि सैम ऐसा क्यों कर रहा है। उनका कमांडर वही है जिसने सबसे पहले इस पागल आदमी को उकसाया था और वह उसके करीबी साथियों में से एक है जिसने इस आदमी के साथियों की पिटाई की थी। तो वह सचमुच डरा हुआ है। उसके पास पीछे हटने के भी कुछ विचार हैं और यदि डिप्टी जनरल यहाँ नहीं है और पर्यवेक्षक उनकी रेजिमेंट से है, तो वह गुप्त रूप से स्थिति को समझाकर और सैम को उनके शिविर से बाहर निकालकर ऐसा कर सकता था। लेकिन सैम डिप्टी जनरल को ले आया और उसके सामने नियम तोड़ना मौत को दावत देने के समान है। वह धीरे धीरे ऊपर चला और उसने मन में निश्चय कर लिया, वह हमले की शुरुआत करेगा और यदि वह बढ़त हासिल नहीं कर सका तो वह आत्मसमर्पण कर देगा।
झगड़ा करना। जैसे ही उन्होंने आदेश सुना वह आगे बढ़ने वाला था, लेकिन इस बार सैम निष्क्रिय नहीं रहा। उसने पहली चाल चली। उसने अपने पैरों से लात मारी और अपनी जगह से गायब हो गया, फिर रहस्यमय तरीके से सिपाही के सामने आया और निचले जबड़े पर मुक्का मारा। ट्रैक खामोश। भीड़ जबड़े के टूटने की आवाज सुन सकती है। सिपाही तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसका निचला जबड़ा हिल नहीं रहा है और वह केवल कुछ समझ में न आने वाली आवाजें ही कह पाता है। अब उसे समझ आया कि सैम ने उसके जबड़े पर क्यों मारा। वह उसे आत्मसमर्पण करने का मौका भी नहीं दे रहा है। इससे पहले कि वह इस पागल आदमी को उकसाने के अफसोस को निकल पाता, सैम ने इस आदमी की गर्दन को अपनी बाह के नीचे पकड़ लिया और उसकी पीठ पर मारना शुरू कर दिया। पीठ की हड्डियां टूटने लगी और यहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी कई टुकड़ों में टूट गई। स्थानिक वलय को छीनने से पहले सैम ने लंगड़े शरीर को दूर फेंक दिया। उसने 5000 स्पिरिट पत्थर निकाले और अंगूठी वापस उसकी ओर फेंक दी। सैनिकों के पैर ठंडे हो गए। किसी ने भी सैम की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि वह उनकी रेजिमेंट के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे किसने उकसाया? इस समय उन सैनिकों में से एक, जिन्होंने पहले हॉक को पीटा था, भीड़ से बाहर निकल गया और सैम के शिविर की ओर भाग गया। वर्तमान प्रशिक्षक 5वीं रेजिमेंट का रेजिमेंट कमांडर है। सैम ने इस हरकत को देखा, लेकिन उसे रोका नहीं। प्रशिक्षक को यह भी देखना होगा कि उसे उकसाने के परिणाम क्या होंगे। वह सैम को किसी वरिष्ठ को धोखा देने के लिए दंडित करना चाहता है, फिर उसे अपने अधीनस्थों की इच्छाशक्ति और ताकत से इसकी कीमत चुकानी होगी। आज सैम का केवल एक ही मकसद है, उसे पूरी 5वीं रेजिमेंट के मनोबल को खत्म करना है और इन 15 दिनों के भीतर उसे बाकी रेजिमेंटों के मनोबल को एक एक करके खत्म करना है। वह नौसिखियों की पूरी सेना को पनडुब्बी बना देगा। वह देखेगा कि यदि सैम भी उसकी तरह नियमों के अनुसार खेले तो आम जनता को कितना अच्छा लगेगा। सैम ने भीड़ की ओर देखा और जब हर कोई अपनी नजरें दूसरी ओर कर रहा था, वह मंच के अंत की ओर चला गया और भीड़ पर मुट्ठी भर स्पिरिट स्टोन फेंके। ये लो कुछ सुंदर महिलाओं के कपड़े खरीदो। कहने से पहले उसने मुट्ठी भर और पत्थर निकाले और फेंक दिए। ये पैसे लो और कुछ सौंदर्य प्रसाधन खरीदो। तुम अपने आप को आदमी कहते हो? बकवास। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके जनरल को भी अपने पोते को वापस पाने के लिए कुछ घृणित तरीकों का सहारा लेना पड़ा। जैसे श्रेष्ठ वैसे ही अधीनस्थ। गंदगी के टुकड़े। वह स्पष्ट रूप से उन्हें उकसा रहा है और वह ऐसा करने पर आमादा है। वह अपनी पूरी ताकत से ऐसा करेगा। सैम स्वयं स्वभाव से इतने दयालु नहीं है और ये लोग पिछले 15 दिनों से उसके हर कदम पर नुक्स निकालकर भड़का रहे हैं। यहाँ तक कि बाहर उसके साथियों को भी कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। अगर उसने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो वे हद पार कर जाएंगे। जहां तक इन नौसिखियों की बात है जो अपनी इच्छाशक्ति खोने जा रहे हैं, उन्हें ऐसे श्रेष्ठ होने के लिए खुद को दोषी मानना चाहिए। सैम के शब्दों से भीड़ वास्तव में क्रोधित हो गई और एक व्यक्ति तुरंत मंच पर आ गया। वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता, लेकिन उसने केवल एक ही सोचा था, हारने से पहले वह कम से कम सैम को हरा देगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी चाल चल पाता, सैम ने कहा, पहले पैसे निकालो। मेरे लिए इसे स्वयं निकालना कठिन है। हालांकि वह आदमी क्रोधित था, उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उन्होंने स्प्रिट पत्थरों को बाहर निकाला और मंच के किनारे एक छोटा सा ढेर बना दिया। फिर वह सैम की ओर मुड़ा। इससे पहले कि डिप्टी जनरल लड़ाई शुरू करता, उसने सैम की ओर सीधे छलांग लगा दी। उसकी चालें सशक्त और आत्मघाती हैं। उसे चोटों की परवाह नहीं थी, उसे केवल सैम पर एक वार करने की परवाह थी। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सैम ने उस आदमी पर हवा का झोंका फेंक दिया, जिससे उसकी छाती पर एक बड़ा घाव हो गया। इससे सिपाही आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सैम उसके सामने आ चुका था और उसने सिपाही को लगातार थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। आप मेरे साथ कामकेज आजमाना चाहते हैं? पाह 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 पाह। आप सपने में भी ऐसा कर सकते हैं? क्या कचरा है। आप अपने आप को सैनिक कहते हैं। दुश्मन भी बेहद कमजोर होगा, क्योंकि वे तुम्हारे जैसे किसी कूड़ेदान को भी नहीं हरा सकते। सैम उनकी इज्जत को जरा भी नहीं बख्श रहा है। वह उन्हें ऐसी दयनीय स्थिति में हरवा रहा है। उसके चेहरे को सुअर का सिर बनाने और चेहरे की कई हड्डियां तोड़ने के बाद सैम ने उसे कूड़े के थैले की तरह भीड़ की ओर फेंक दिया। अगला, वह जोर से और स्पष्ट चिल्लाया। एक और सिपाही ने मंच पर आकर कहा, क्या हम बिना शर्त द्वंद्वयुद्ध कर सकते हैं? उसने पूछा। आखिरकार वे पहले से ही हार रहे हैं और उन्हें बहुत कम उम्मीद है जब तक कि कंपनी कमांडर कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन उनके विकास के बराबर पैसा खोना और भी अधिक दर्दनाक है। क्या आपको लगता है कि मेरा समय इतना सस्ता है? सर्वशक्तिमान दक्षिणी स्टार सेना दांव के रूप में कुछ पैसे भी नहीं ले सकती। समय की कितनी बर्बादी है। मुझे आश्चर्य है कि ड्यूक ने हमें प्रशिक्षण के लिए यहाँ आने की अनुमति क्यों दी। आपको ऐसा बनने की जरूरत नहीं है। आप बस ये कह सकते हैं कि आप सहमत नहीं होंगे। क्या आपको हमें ऐसे ही मनाना चाहिए? सिपाही को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। एक युवक हमारे ऊपर यह आरोप लगा रहा है और पर्यवेक्षक मौजूद होने के कारण वे कुछ नहीं कर सकते। यदि डिप्टी जनरल वहां नहीं है तो किसी को आश्चर्य होगा कि उन्होंने उसके साथ कैसे व्यवहार किया होगा। सिपाही ने पैसे निकालकर ढेर में फेंक दिए। पिछली बार की तरह उसे बेहोशी की कगार पर पीटा गया था। इस आदमी को बाहर फेंकने के बाद सैम दूसरे को बुलाने ही वाला था कि तभी दूर से एक क्रोधित चिल्लाने की आवाज आए। सैम, एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक। सी 153। अनुचित अध्याय। अपना सिर घुमाए बिना सैम अनुमान लगा सकता था कि दूसरा पक्ष कौन था। ये 5वीं रेजिमेंट का रेजिमेंट कमांडर है। सबसे पहले वह खुश थे कि सैम प्रशिक्षण के लिए वहां नहीं है। उन्हें लगा कि वह पहली बार कुछ अंक काटने के लिए वैध कारण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी रेजिमेंट के एक सैनिक ने आगे आकर स्थिति बताई तो वह तुरंत क्रोधित हो गए और उत्तेजित। उसे उम्मीद नहीं थी कि सैम इस तरह पलटवार करेगा। सैम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दक्षिणी स्टार सेना के सैनिकों को गिराने और उसे इस तरह घायल करने की? ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो कि अब तुम भी इस सेना का हिस्सा हो। केवल इस बिंदु से तुम्हें देशद्रोही करार दिया जा सकता है और मार डाला जा सकता है। सैम ने उत्तर देने की भी जहमत नहीं उठाई और केवल डिप्टी जनरल की ओर देखा।
वह बाद वाले की प्रतिक्रिया देखना चाहता है और चूंकि दूसरा पक्ष हमेशा की तरह शांत है, इसलिए उसने रेजिमेंट कमांडर से बात की। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है। मैं यहाँ हूं और 4 द्वंद्व लड़े और बिना पसीना बहाए सभी जीते। कचरा कचरा है, चाहे आप कितना भी नैतिक महत्व क्यों न ले लें। इस कचरे को देखना ही आपके बारे में संकेत है क्षमता। और यहाँ आप मुझे प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अपने भाग्यशाली सितारों को धन्यवाद देना चाहिए था कि मैं ग्रैंड रियलम कल्टीवेटर नहीं हूँ। नहीं तो मैं तब तक तुम्हारी गांड मारता जब तक तुम मुझे अपना दादा नहीं कहती। सैम प्रशिक्षक का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटे। प्रशिक्षक के माथे पर नसें उभर आईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि सैम इतना अनियंत्रित होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक छोटा सा नौसिखिया आकर उससे ये शब्द कहने की। उसने अभी सैम पर लगभग एक चाल चल दी है। डिप्टी जनरल की मौजूदगी ही उसे रोक रही है। लेकिन सबसे अधिक क्रोधित लोग प्रशिक्षक नहीं बल्कि सैनिक हैं। वे स्वयं को इस बात के लिए दोषी ठहरा रहे हैं कि वे इतने सक्षम नहीं हैं कि अपने कमांडर का अपमान न कर सके। डिप्टी जनरल, आपने गुस्ताखी देखी है। हमें उसे सैन्य कानून के तहत दंडित करना चाहिए। रेजिमेंट कमांडर ने ऊंचे लेकिन संबंधित स्वर में पूछा। डिप्टी जनरल ने बस उसकी ओर घूरकर देखा और कहा, जैसा कि उन्होंने कहा, अगर उन्होंने जो कहा वह सिर्फ आरोप है तो मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन अगर यह सच है तो मुझे अच्छा काम करने में आपके और आपकी दक्षता के बारे में सोचना चाहिए। आखिरकार अगर एक भी नौसिखिया हरा सकता है आपकी रेजिमेंट के सभी नौसिखियों, मुझे ये भी कहना होगा कि आप कचरा हैं। इसलिए यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसे हराएं और उसे गलत साबित करें। यह सुनकर सिपाहियों से और न रहा गया। डिप्टी जनरल के बयान के साथ सैम के उकसावे ने उन्हें और भी क्रोधित कर दिया। आपने कहा था कि आप टीम फाइट लेंगे, है ना? एक स्क्वाड कप्तान ने सैम से पूछा। जरूर, क्या आप टीम के साथ ठीक हैं? चलो फिर, एक कूड़ा और 7 कूड़ा रखने से क्या होता है? फर्क सिर्फ सफाई के समय का है। सैम अपनी फालतू बातें करता रहा। दरअसल उन्हें ये बेकार की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आईं, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा। पहला, वह इन लोगों के बटुए खाली कर देगा। वह ऊंचे आसन पर खड़ा होता था, मानो कह रहा हो कि उसकी पिटाई भी पैसे के लायक है, जो उन्हें खोने से बचने के लिए पैसे निकालने की अनुमति देती है। दूसरा, बेकार की बातें न केवल लोगों को क्रोधित करेगी, बल्कि अगर वह उसी दबंग तरीके से जीत गए तो लोगों को लगेगा कि बेकार की बातें सच हैं। तीसरा, एक बार जब उन्हें वास्तव में कूड़े की तरह महसूस हुआ तो नौसिखिए जो कि रेजिमेंट के आधे से अधिक हैं, वे खुद पर और अपने साथियों पर विश्वास खो देंगे और अपना आत्मविश्वास और मनोबल खो देंगे, जो बदले में शेष महान क्षेत्र के किसानों के मनोबल को भी प्रभावित करेगा। चाहे उसे इस तरह का अभिनय करना पसंद हो या नहीं, सैम ये फालतू बातें जारी रखेगा ताकि वह अपने लक्ष्य हासिल कर सके। दस्ता ऊपर आया और उन सभी ने मंच के पास अपने स्पिरिट स्टोन का एक छोटा सा ढेर बनाया। इससे पहले कि वे पद ग्रहण करें, डिप्टी जनरल ने शुरू करने का इशारा किया और सैम अब निष्क्रिय नहीं रहा। उसने तुरंत अपनी चाल चली। उसे रोकें। दस्ते के कप्तान ने आदेश दिया और टीम के एक सदस्य ने तुरंत अपने हाथ फर्श पर रख दिए। बेलों की एक श्रृंखला उभर आए और उनमें से एक ने सैम के पैरों को फंसा लिया। उसके पीछे हटने से रोकें। जब सैम बेलें निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसकी पीठ के पीछे एक मिट्टी की दीवार दिखाई दी, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने बाकी सदस्यों की ओर देखा जो बड़े कदम की योजना बना रहे हैं। दस्ते के कप्तान ने अपने हाथ फर्श पर रखे और चट्टान का बड़ा टुकड़ा जमीन से बाहर आना शुरू हो गया। इसका आकार गोलाकार है, सतह पर कुछ खांचे हैं। फिर शेष 3 लोग जो आग की तरह लग रहे थे, उन्होंने हाथ से संकेत करना शुरू कर दिया और एक मंत्र का जाप किया और जल्द ही उन्होंने आग की लिप्टों को गोलाकार चट्टान की ओर निर्देशित किया। लौ खांचे में घुस गई और चट्टान ने रंग बदलना शुरू कर दिया। इस बीच सैम बस शांति से दृश्य देख रहा था। उसने बेलों को अपने चारों ओर लपेटने दिया और उन्हें अपनी इच्छानुसार उसे नियंत्रित करने दिया। वह चट्टान को कौतूहल से देख रहा है। इस वक्त जवानों को राहत मिली है। आखिरकार उसका काम खत्म हो जाएगा। लानत है, मैं इतना डर गया था कि वह टीम को जीत दिला सकता है। हाँ, और वह किसी सामान्य दस्ते का सामना नहीं कर रहा है, वह हमारे सबसे अच्छे दस्तों में से एक का सामना कर रहा है। ज्वलंत उल्कापिंड उनके सर्वोत्तम कौशल में से एक है। सैनिक चर्चा कर रहे थे, तभी सैम को कुछ महसूस हुआ। चट्टान की कोर पिघल रही है और वह धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ रही है। केवल एक पतली परत ही लावा को सतह से अलग कर रही है। यदि इसे पर्याप्त गति से शूट किया जा सकता है तो यह एक अच्छा हमला होगा, लेकिन यह केवल युद्ध में उपयोगी है जहां उनके साथी कुछ समय खरीद सकते हैं, और यह किसी समूह पर हमला करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इससे पहले कि टीम आक्रमण कर पाती, सैम मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? सपना देखो। वह अचानक सुनहरी आग की लिप्टों से घिर गया, जिससे लताएं जल गईं। गोली मार, दस्ते का कप्तान चिल्लाया, लेकिन उसके हाथ उसके मुंह या सैम जितने तेज नहीं हैं। इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, सैम अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान के साथ चट्टान के ऊपर फिर से प्रकट हो गया। जैसे ही उसने चट्टान के शीर्ष पर लात मारी, उसने अपना पैर घुमाया। प्रभाव से पतली परत टूट गई और टूटने लगी। इससे पहले कि वे बच पाते, लावा पूरे दस्ते के सदस्यों पर फट गया। सैम उन पर टिक नहीं पाया और लकड़ी के तत्व वाले जादूगर के पीछे चला गया, जिसने उसे रोका, और पृथ्वी के जादूगर के पीछे गया, जिसने पीछे से रास्ता रोक दिया था। एक एक किक के साथ वे दोनों मंच से बाहर हो जाते हैं। सैम इत्मीनान से उन 4 घायल लोगों की ओर चला गया जो अभी भी लावा से जल रहे थे। दस्ते के कप्तान की तुलना में अग्नि तत्व वाले जादूगर थोड़े ठीक हैं। उसने उन चारों की ओर कृपापूर्वक देखा और कहा, मैं वहां खड़ा था और आप लोग मुझ पर एक भी वार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपको कचरा कहना भी मेरे शब्दों में उदारता है। उन्होंने उन्हें लात मारकर मंच से उतार दिया और चिल्लाने लगे, अगला दस्ता। कोई नहीं हिला। सैम ने भीड़ की ओर देखा और उस व्यक्ति को देखा जिसने प्रशिक्षक को वापस बुलाया था। आप अपनी टीम के साथ आए। सिपाही ने कुछ नहीं कहा। सैनिक होने के नाते उनका एक नियम है कि वे किसी चुनौती को अस्वीकार नहीं करेंगे, और जो व्यक्ति चुनौती दे रहा है उसकी खेती उसकी तुलना में कम है और वह अपने पूरे दस्ते को भी चुनौती दे रहा है। कोशिश करना और ठुकरा देना अपमानजनक होगा।
सिपाही ने रेजिमेंट कमांडर की ओर निंदा भरी दृष्टि डाली और अपने दस्तों के साथ मंच की ओर चल दिया। उन्होंने पिछली टीम द्वारा बनाए गए पिछले छोटे ढेर में अपने स्पिरिट स्टोन जोड़ दिए। इस बार दस्ता 7 तलवारबाजों का है। वे उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका समन्वय त्रुटिहीन है और वे किसी एक दुश्मन को घेरने में पिछली टीम से भी बेहतर हैं। लेकिन सैम ने उन सभी के साथ वैसे ही व्यवहार किया। इस बार उसने अपने मुंह के बिल्कुल भी नहीं मारे। उनके सभी प्रहार केवल उनके चेहरे पर ही पड़ते थे और हर प्रहार के कारण उनका एक दांत टूट जाता था या चेहरे की हड्डी टूट जाती थी। सैम पूरी तरह से उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। हार मानने से पहले कुछ देर तक यही दृश्य चलता रहा और एक और दस्ता आया, फिर एक और दस्ता आया। ऐसे ही दोपहर से पहले सैम ने 4 कंपनियों से डील की। कचरा, यही एकमात्र चीज है जो सैम को उन सभी से कहनी है। वास्तव में इनमें से अधिकांश लोगों की युद्ध कौशल सभ्य है, लेकिन समस्या यह है कि वे सैम के कार्यों और शब्दों से काफी भयभीत और परेशान हैं। सैम के शब्द उनके दिमाग पर छा गए। डिप्टी जनरल ने देखा कि सैम अपना लक्ष्य हासिल कर रहा है। वह सैम के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। स्पिरिट पत्थरों के विशाल ढेर को शुरू में चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और फिर सैम के शब्द किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ा उकसावे वाले होते हैं। वह बिना ज्यादा प्रयास के इन सभी लोगों के दिमाग में घुस गया और अब वे बिना सीधे सोचे समझे एक ही समय में अपनी गरिमा और पैसा पहुंचा रहे हैं। इस समय रेजिमेंट कमांडर ने कहा, रुकना। सैम ने उसकी परवाह नहीं की और रेजिमेंट कमांडर के कहने से पहले वह अगले दस्ते को निशाना बनाने ही वाला था। क्या आपने नहीं कहा कि सेना बेकार है? सैन्य शक्ति कभी भी व्यक्तिगत ताकत या किसी दस्ते की ताकत में निहित नहीं होती है। ये पूरी सेना पर निर्भर करती है। क्या आप पूरी सेना के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करते हैं? बेशर्म शब्दों से हर कोई दंग रह गया। सैनिकों को भी उम्मीद नहीं थी कि उनका कमांडर ऐसा दावा करेगा। दरअसल उनके नौसिखिए उतने महान नहीं हैं, क्योंकि सच्चे नौसिखिए विशेषज्ञों की शहर रक्षकों द्वारा उनकी व्यक्तिगत ताकत के आधार पर निगरानी की जाती है। इस सेना में नौसिखियों का उपयोग संयुक्त हमलों के लिए काफी किया जाता है, लेकिन फिर भी एक नौसिखिए से हारना पहले से ही एक शर्मनाक मामला है। दस्तों में लड़ना तो दूर की बात है, अब उनका कमांडर उनसे एक सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कहने में और भी बेशर्म है। लेकिन रेजिमेंट कमांडर फिर भी जारी रहा, आपने कहा कि सेना कूड़ा है। अगर सेना एक साथ नहीं लड़ी तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह कूड़ा है? अगर तुम इसे साबित नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार्शल लॉ से दंडित करूंगा। तो तुम्हारा क्या कहना है? सैम ने कुछ अधीरता से पूछा। हालांकि उसे पता था कि क्या होने वाला है। एक बटालियन से लड़ो और जीतो, तब तुमने जो कहा वह सच माना जा सकता है। सैम ने तुरंत उत्तर नहीं दिया और बस भीड़ की ओर देखा। यह देखकर रेजिमेंट कमांडर ने और भी जोर लगाया, अगर तुम नहीं मानोगे तो सजा के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारी टीम से अवज्ञा के लिए एक अंक काट लूंगा और तुम्हें भी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। वह इस आखिरी तिनके पर लटका हुआ है। वह जानता था कि वह बेशर्म है और सैम को उकसाने पर उसे वास्तव में पछतावा हुआ, लेकिन वह वापसी की राह पर था। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक सी 154 एक बनाम 500। सैम ने तुरंत कुछ नहीं कहा और बस रेजिमेंट कमांडर की ओर देखा जैसे वह इसके बारे में सोच रहा हो। रेजिमेंट कमांडर को लगा कि सैम डर गया है और उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। अब क्या सैम, क्या आप सभी शक्तिशाली नहीं हैं और दावा करते हैं कि सेना कूड़े से भरी है? आप इसे साबित क्यों नहीं करते? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मार्शल लॉ का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। सैम ने एक गहरी सांस ली और रेजिमेंट कमांडर की ओर ऐसे भाव से देखा जैसे वह झिझक रहा हो। मेरी 2 शर्तें हैं। क्या रहे हैं? रेजिमेंट कमांडर को पूरा यकीन है कि सैम कुछ असंभव शर्त पेश करने जा रहा है ताकि वह बिना ज्यादा चेहरा खोए पीछे हट सके। मुझे 10 गुना दांव चाहिए और मेरी शर्त 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन है। जब रेजिमेंट कमांडर ने ये सुना तो उसने स्थितियों के बारे में अपने पहले के सिद्धांत की पुष्टि की। आखिरकार 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन कोई छोटी रकम नहीं है और यह उनकी रेजिमेंट के वार्षिक बजट से भी अधिक है। लेकिन उसे लगा कि चूंकि सैम पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे उसके लिए इसे और कठिन बनाना चाहिए। उसे पूरा विश्वास है कि सैम लड़ाई नहीं लड़ेगा। सौदा, अगली शर्त क्या है? रेजिमेंट कमांडर सहमत हो गया। सैम ने आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दी और उसकी आंखों में कुछ घबराहट झलक रही थी, जिससे रेजिमेंट कमांडर खुश हो गया। सैम इधर उधर देखने लगा जैसे वह घबराया हुआ और झिझक रहा हो और उसकी हरकतें अतिरंजित हो, लेकिन रेजिमेंट कमांडर को ऐसा नहीं लगा। थोड़ी देर रुकने के बाद सैम ने आखिरकार फिर से अपना मुंह खोला। दूसरी शर्त हत्या न करने के प्रतिबंध को हटाना है। जब सभी ने ये शब्द सुने तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि क्या सा पागल है या पागल होने का नाटक कर रही है। इस मामले में नो किलिंग प्रतिबंध हटाने से इस स्थिति में सैम के लिए स्थिति और खराब हो जाएगी। हालांकि सैनिकों को शर्मिंदगी और अपमानित महसूस हुआ, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि सैम बटालियन के खिलाफ 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए जब उन्होंने सुना कि सैम हत्या पर प्रतिबंध हटाने के लिए कह रहा है तो उन्होंने सोचा कि वह पागल हो गया है और आत्मघाती हमले में उनमें से कुछ को अपने साथ ले जाएगा। यहाँ तक कि रेजिमेंट कमांडर ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे एक लंबा चौड़ा कारण मिल गया कि सैम ऐसा क्यों कहेगा, और सैम इस संकट से बचने के लिए सेना की हत्या न करने की नीति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा होगा। जब उन्होंने सैम के बैच को नियम बताए तो उन्होंने हत्या और मौत के द्वंद्व के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। तो शायद सोच रहे होंगे कि उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है और सेना एक लड़ाई के लिए नियम बदलना नहीं चाहती होगी। हालांकि इसका कारण बहुत पुराना था, केवल यही एक चीज थी जिसे वह इस स्थिति से जोड़ सकता था। यहाँ तक कि डिप्टी जनरल ने भी ऐसा सोचा था। सैम का घबराया हुआ चेहरा उसे और भी अधिक महसूस करा रहा था और रेजिमेंट कमांडर सैम को नीचे गिराने का यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने सोचा कि स्थिति पहले से ही उसके पक्ष में है और वह सैम को नीचे गिराने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता तो इस तरह का कोई स्टंट फिर से करने का प्रयास करे। मैं सहमत हूँ। जब सैम ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा सदमे और घबराहट से भर गया। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो उसे पता ही नहीं कि अब क्या करना है। कुछ देर रुकने के बाद सैम ने पूछा, क्या मैं अपने सभी हथियारों का उपयोग कर सकता हूँ?
रेजिमेंट कमांडर ने भी ज्यादा नहीं सोचा और मान गया। जहां तक उसका सवाल है, जब वास्तव में लड़ने का समय आया तो सैम पीछे हटने को बाध्य है। जैसा कि अपनी टीम को इकट्ठा करो, लेकिन वहां कोई भी महान क्षेत्र का किसान नहीं होना चाहिए। सैम हकलाने लगा और उसकी नजर हर जगह पर थी। उसकी यह घबराहट उन्हें स्पष्ट कर रही थी कि वह सिर्फ अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने सोचा कि वह सोच रहा होगा कि कोई निश्चित रूप से इस लड़ाई को नहीं होने देगा, क्योंकि यह बहुत अनुचित है। 10 मिनट से अधिक समय के बाद बटालियन को एक प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा किया गया। सैम 500 लोगों के सामने खड़ा हो गया और रेजिमेंट कमांडर को घबरा कर देखा। यह देखने के बाद कि रेजिमेंट कमांडर स्पष्ट रूप से संतुष्ट था, उसे पता चल गया कि उसकी योजना काम कर गई। अचानक उसकी घबराई हुई अभिव्यक्ति गायब हो गई। वह अपने सामान्य आत्मविश्वास में वापस आ गया है। उसने रेजिमेंट कमांडर की ओर मुस्कुराहट के साथ देखा। रेजिमेंट कमांडर अचानक तनाव में आ गया। उसे लगा कि वह किसी जाल में फंस गया है, और वास्तव में उसका अनुमान सही था। सैम ने सचमुच एक जाल बिछाया था, अन्यथा क्या वह उन्हें इतनी आसानी से छोड़ नहीं देगा। वह अपने सभी हथियारों का उपयोग किए बिना अकेले 300 लोगों के खिलाफ गया। अब भले ही उसे 500 लोगों के खिलाफ जाना हो, वह अपने सभी गैजेट का उपयोग कर सकता है, और इन लोगों से निपटने के लिए उसे उन सभी का उपयोग करने की जरूरत भी नहीं है। डिप्टी जनरल ने भी बदलाव देखा और उन्हें भी आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, बल्कि लड़ाई शुरू करते ही उन्होंने अपना हाथ लहराया। शुरू करना। सैम तुरंत चला गया, लेकिन वह भीड़ में नहीं घुसा। सैनिक अभी भी थोड़ा आश्चर्यचकित है कि सैम पीछे नहीं हटा है। आखिरकार उन्हें इस पर पूरा भरोसा है। उनकी विशेषज्ञता के साथ उस छोटी सी अवधि में सैम के आचरण में अंतर को नोटिस करना काफी कठिन है। इससे पहले कि वे ये जानते, सैम हॉबिंगर पर है, हवा में 20 फीट से अधिक तैर रहा है। वह भीड़ को देखकर मुस्कुराया और गोल्डन क्रिसेंट निकाल लिया। जब सैनिकों ने ये देखा तो वे तनावग्रस्त हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने हवाई दुश्मन से लड़ाई की, लेकिन वे दुश्मन पक्षी प्रकार के जानवर हैं जो आकार में बड़े हैं। उस समय उनका एकमात्र विकल्प ज्यादातर लंबी दूरी के हमले होते हैं। जानवर के बड़े आकार के कारण उनके पास हवा में उछलकर हमला करने का भी कुछ मौका होता है। लेकिन सैम उन सभी परिदृश्यों से बिल्कुल अलग है। वह छोटा है, तेज है, फुर्तीला है, सहज है। उन्हें अपने भाग्यशाली सितारे गिनने होंगे। सैम ने पहला कदम नहीं उठाया। उसने अनायास ही भीड़ की ओर देखा। आज वह दिन है जब दुनिया को पता चलेगा कि उन्होंने अपने बोर्ड का नाम हार्बिंगर क्यों रखा। यह विनाश और विपत्ति का अग्रदूत है। सैनिकों ने आग के गोले, पानी के भाले, हवा के झोंके फेंकना शुरू कर दिया। उन पर हर तरह के हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सैम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ वॉली के बाद सैम ने अंततः आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने अपना अगला पैर थोड़ा आगे बढ़ाया और पैर की उंगलियां एक छोटे से उभार को छू गईं। बोर्ड के सामने वाले हिस्से में एक छोटी सी नाली खुल गई। फिर बोर्ड थोड़ा सा सामने की ओर झुक गया, क्योंकि नाली सैनिकों की दिशा में थी। चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ सैम ने अपना पहला हमला किया। जैसे ही एक छोटी सी पतली और नुकीली धातु की डिस्क खांचे से बाहर निकली, एक छोटे विस्फोट की आवाज के साथ खांचे के ऊपर एक नीली लो चमक उठी। अधिकांश भीड़ के लिए यह व्यावहारिक रूप से अदृश्य है, और उन्होंने इसे केवल तभी देखा जब उनमें से किसी ने याद दिलाया है, और वह याद एक सैनिक की पुकार है। उनमें से कुछ को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि एक छोटी सी गोलाकार डिस्क उनके सैनिक में घुसी हुई थी, और इससे पहले कि वे इसे स्पष्ट रूप से देख पाते, बूम, एक विस्फोट ने कंधे से पूरा हाथ ही छीन लिया। हाथ खूनी धुंध के रूप में चला गया था। सिपाही को चीखने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि वह पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। यदि कोई उसकी छाती की हल्की सी हलचल को नहीं देख पाता तो कमजोर सांस के कारण उसे मृत मान लेता। ये सैम के अग्रदूतों में से एक है। एक छोटी धातु डिस्क जिसे मीथेन के कारण उत्पन्न प्रणोदन के साथ शूट किया गया था। ये खतरनाक नहीं है, लेकिन इस पर जो छोटी सी संरचना रखी गई है वह खतरनाक है। उस गठन को विस्फोट जाल गठन कहा जाता है। इसका उपयोग दुश्मनों को फंसाने के लिए किया जाता है, और किसी के भी इसमें प्रवेश करते ही फॉर्मेशन सक्रिय हो जाएगा। दरअसल फॉर्मेशन की रैंक 2 से अधिक नहीं है, और अगर कोई बहुत अधिक नुकसान करना चाहता है तो यह उतना बेहतर नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो डिस्क और फॉर्मेशन दोनों ही इन लोगों पर व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो स्थिति अलग होती है। सैम ने फॉर्मेशन को सक्रिय किया और डिस्क को शूट किया। डिस्क की गति सक्रियण से पहले 50 फीट के दायरे में दुश्मन को भेदने के लिए पर्याप्त है। तो त्वचा में प्रवेश करने के बाद अंदर से विस्फोट होता है। क्षति केवल 1+1=2 नहीं है। यदि सैम ने छाती क्षेत्र या किसी अन्य महत्वपूर्ण अंग को निशाना बनाया तो व्यक्ति मर जाएगा। जबकि डिप्टी जनरल और रेजिमेंट कमांडर इस बारे में और सेना में इसके उपयोग के बारे में सोच रहे थे, सैम नहीं रुके। हवा में तेजी से चलते हुए सैम 1 सेकंड से ज्यादा एक जगह पर नहीं रुके। वह आकाश के राजा की तरह है, जो सुनहरे अर्धचंद्र से चक्रों के साथ साथ तीर चलाते समय अपने ऊपर आने वाले सभी प्रकार के हमलों से बचता रहता है। अपने पवन तत्व नियंत्रण के साथ हवा के प्रवाह पर नियंत्रण रखने से भी सैनिकों को मदद नहीं मिली। स्थिति पूरी तरह से एक तरफा है। कुछ सैनिकों ने आश्चर्य से कूदकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे 10 फीट से अधिक दूरी तक कूद पाते, उन्हें तीर लग गए। भले ही कुछ हमलों ने वास्तव में सैम की ओर अपना रास्ता बना लिया हो, हॉबिंगर थोड़ा चमकने लगा और हमले लगभग शून्य हो गए। सैम को बिल्कुल भी ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। युद्ध संरचनाएं। रेजिमेंट कमांडर खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने तुरंत एक आदेश दिया। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक C-155 ब्रांडेड। जैसे ही उन्होंने अपने सेनापति की चिल्लाहट सुनी, वे अपनी स्तब्धता से बाहर आ गए। वे अपने विचारों में इस तरह डूबे हुए थे कि सैम किसी बटालियन से लड़ने का निर्णय नहीं लेगा, और यदि उसने ऐसा किया तो उन्होंने सोचा कि वे केवल संख्या के आधार पर उससे निपटने में सक्षम होंगे। अब केवल उन्हें समझ में आया कि वे सैम को उनके व्यक्तिगत मानकों के आधार पर आंक रहे हैं। वह लड़का उनकी लीग से कहीं ऊपर है। वह अपनी खुद की एक लीग पर है। लड़ाई केवल 2 मिनट पहले ही शुरू हुई है और उनके हताहतों की संख्या पहले से ही दोहरे अंक में है। वे अपनी युद्ध संरचनाओं को क्रियान्वित करने के लिए तेजी से आगे बढ़े।
आमतौर पर 50 सैनिकों की प्रत्येक कंपनी के पास उनकी प्रारंभिक विशेषताओं के आधार पर अपनी स्वयं की युद्ध संरचना होगी। वास्तव में कंपनियां ज्यादातर समान विशेषताओं या एकाधिक संगत विशेषताओं की संख्या के साथ बनाई जाएंगी जो एक साथ होने पर बेहतर काम करती हैं। केवल दुर्लभ मामलों में वे यादृच्छिक और कई विशेषताओं वाले सैनिकों की एक कंपनी बनाते थे। सैम देख सकता था कि 6 से अधिक कंपनियां हैं जो अपनी विशेषताओं के आधार पर बनाई गई हैं जो अपने युद्ध गठन का उपयोग कर सकती हैं। जहां तक बाकियों की बात है तो उनके सदस्यों की गिनती कम हो गई है। सैम ने हमला करना बंद कर दिया क्योंकि उसने सैनिकों की संरचनाओं को दिलचस्पी से देखा। यदि सैनिक सुसंगत हैं और उनकी लड़ाई की भावना और समन्वय एक सीमा तक पहुंच जाता है तो गठन अत्यधिक प्रभावी होगा और उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ घटनाएं घटित होंगी। अन्यथा संरचनाएं केवल संयोजन आक्रमण रणनीति है। उसकी रुचि इसलिए है क्योंकि वह एक वास्तविक संरचना को देखने की उम्मीद कर रहा था जो उस घटना का कारण बन सकती थी, और उसकी आशाएं पूरी हुई। 2 कंपनियां उच्च सांद्रता के साथ पवन तत्व और पृथ्वी तत्व ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही हैं। सैम ने उनकी ओर देखा क्योंकि उसने देखा कि आध्यात्मिक ऊर्जा सघन हो रही है और एक रूप ले रही है। पवन तात्विक ऊर्जा ने बाज का रूप ले लिया और पृथ्वी तात्विक ऊर्जा ने भूरे रंग के गोरिल्ला का रूप ले लिया। वे दोनों बहुत विशाल हैं और उनकी ऊंचाई 30 फीट से भी अधिक है। सैम उत्सुक था। ये युद्ध भावना का गठन है। जब सैनिकों का युद्ध का इरादा पर्याप्त रूप से मजबूत हो और वे एक विचार प्रक्रिया के साथ सबसे कुशल तरीके से समन्वय कर रहे हो तो ये युद्ध भावना बनेगी। इन युद्ध संरचनाओं को फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा भी डिजाइन किया गया है। वे वांछित युद्ध भावना प्राप्त करने के लिए सैनिकों की उचित स्थिति का चयन करेंगे और समन्वय कमांडरों और सैनिकों की एकता पर निर्भर करेगा। अन्य प्रकार की युद्ध भावनाएं हैं जो पहले से डिजाइन नहीं की गई हैं और बल्कि सैनिकों के सामूहिक प्रयास और उनकी समन्वित युद्ध शैली के कारण अनायास ही बन जाती हैं और इससे भी अधिक दुर्लभ युद्ध भावना व्यक्तिगत युद्ध भावना है। जब एक व्यक्तिगत लड़ाई का इरादा इतना ऊंचा होता है कि वह एक सेना को टक्कर दे सकता है तो वे पूरी तरह से अपनी लड़ाई शैली के आधार पर युद्ध की भावना को भी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए सही मैच का सामना करना होगा और एक दूसरे पर पर्याप्त दबाव देना होगा और साथ ही लड़ने की असाधारण इच्छा शक्ति भी रखनी होगी। सैम उत्सुक था कि क्या वह युद्ध की भावना को संक्षेप में प्रस्तुत करेगा, लेकिन उसे अभी तक कोई मुकाबला नहीं मिला था। इसीलिए वह दोनों आत्माओं को उत्सुकता से देख रहा है। उनके पूरी तरह से संघनित हो जाने के बाद सैम ने मुस्कुराते हुए तेज आवाज में कहा, चूंकि आप दोनों टीमें काफी दिलचस्प हैं तो आइए कुछ संतोषजनक लड़ाई करें। मैं पहले आवारा लोगों को खत्म कर दूंगा। सैम तुरंत हॉबिंगर के साथ तेजी से गायब हो गया। वह शेष संरचनाओं में सैनिकों के ऊपर तैरता रहा जिसने संरचनाओं को पूरा भी नहीं किया या युद्ध की भावना और बाकी व्यक्तिगत सदस्यों को भी पैदा नहीं किया। कोई अग्रदूत के नीचे एक गोलाकार उद्घाटन देख सकता था और अत्यधिक केंद्रित आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे पदार्थ भीड़ पर गिराए जा रहे थे। सैम उनके ऊपर प्रकाश की एक चमक की तरह है जब वह छोटी अस्थिर ऊर्जा कोशिकाओं को गिराते हुए आगे बढ़ रहा था। डिप्टी जनरल पहली बार इन ऊर्जा कोशिकाओं को देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनके कारण होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा उथल पुथल को देखा उन्हें समझ में आ गया कि उनमें कितना खतरा है। बूम 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 बूम, जल्द ही कई विस्फोट हुए और जब धूल जम गई तो उन्हें युद्ध के मैदान में हर तरफ फैले हुए क्षतिग्रस्त शव दिखाई दिए। आधे मिनट के अंदर ही सैम ने पूरी बटालियन को तबाह कर दिया। अब केवल 2 कंपनियां बची हैं। वे शोक और दुख में चिल्ला रहे हैं। वे सैम को अविश्वसनीय घृणा से घूर रहे हैं। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि सैम कितना शक्तिशाली है और वह इस समय केवल उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। वे जानते थे कि जैसे ही सैम ऐसा चाहेगा वे मर जाएंगे, लेकिन वे अब भी बदला लेना चाहते हैं। यदि वे उसे हरा नहीं सकते तो कम से कम एक बार तो उसे मारेंगे ही। जैसे ही पूरी कंपनी आगे बढ़ी गोरिल्ला ने दहाड़ना शुरू कर दिया। उसी समय बाज अपने पंख फैलाकर तैरने लगा। सैम ने दोनों आत्माओं को देखा और रीपर तलवार निकाल ली। वह एक नई तकनीक आजमाना चाहता है जिसके बारे में उसने हाल ही में बैटल स्पिरिट की क्षमता का परीक्षण करने के बारे में सोचा था। जब डिप्टी जनरल और रेजिमेंट कमांडर ने खून वाली लोहे की तलवार पर नजर डाली तो उन्हें कुछ याद आया। उम्मीदवार द्वारा 300 सदस्यों वाले एक कुलीन परिवार का कत्लेआम करने और उनके खून से तलवारें बनाने की खबर। उन्हें लगा कि यह खबर कोई अतिरंजित अफवाह है, लेकिन जब उन्होंने लोहे की खून वाली तलवार और उससे निकलने वाली खून की आभा देखी तो वे दंग रह गए और तुरंत समझ गए कि वह उम्मीदवार कौन था। तो यह कोई अफवाह नहीं है, सैम ही वह है जिसने ऐसा किया। कोई आश्चर्य नहीं, उनके मन में यही विचार आते हैं। यदि रेजिमेंट कमांडर को पता होता कि सैम ही वह व्यक्ति है और खबर सच्ची होती तो वह उसे उकसाता नहीं और इस लड़ाई का प्रस्ताव नहीं रखता। लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सैम आकाश की ओर ऊंचे और ऊंचे उड़ता रहा और 40 फीट से अधिक पहुंचने के बाद उसने उसे दूर रखने से पहले खुद को अग्रदूत से सिर नीचे करके गिरा दिया। जैसे ही वह हॉक आत्मा की ओर आ रहा था उसने रीपर तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे जैसे वह नीचे की ओर बढ़ा गतिज ऊर्जा बढ़ती गई, लेकिन उसके हाथों में मौजूद तलवार हवाओं से एक बार भी नहीं हिली, बल्कि वह आसपास की पवन धाराओं से पवन तत्व ऊर्जा एकत्र कर रहा है क्योंकि उसने इसे तलवार के ब्लेड में संघनित किया है। जैसे जैसे उसके गिरने की शक्ति बढ़ती गई, हॉक स्पिरिट तक पहुंचने से ठीक पहले उसने हवा में तलवार काट दी। हवा का एक बड़ा झोंका नीचे की ओर खिसका और उसने हॉक स्पिरिट के साथ साथ उसके नीचे गोरिल्ला स्पिरिट को भी चीर दिया। हवा के झोंके ने जमीन को तूफान की तरह उड़ा दिया क्योंकि दोनों संरचनाओं में मौजूद सैनिकों से खून की उल्टी होने लगी और कुछ तो सीधे बेहोश हो गए। सैम जमीन पर नहीं गिरा। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उसने हरबिंगर को बाहर निकाल लिया और दुर्घटना से दूर मंडराते हुए तेजी से आगे बढ़ा। धूल साफ होने के बाद वे सभी हवा के झोंके से या यूं कहें कि तलवार के वार से बने हवा के झोंके से बने एक विशाल ऊर्ध्वाधर गड्ढे को देख सकते थे। सैनिक तितर बितर हो गए, लेकिन सैम पूरी तरह से ठीक नहीं है। वह थोड़ा थक गया था। जितनी जल्दी हो सके ऊर्जा को अवशोषित करते हुए उसने कुछ स्पिरिट स्टोन निकाले। उसकी अवशोषण दर काफी अधिक है, इसलिए उसका रंग थोड़ा पीछे लौट आया। सैम ने चारों ओर देखा और फिर एक ठोस मंच पाया जिसका उपयोग व्यक्तिगत द्वंद्वों के लिए किया जाता है।
वह मंच की ओर बढ़े और उसके बीच में खड़े हो गए। उन्होंने एक अग्नि ऊर्जा सेल निकाला। ये कई अग्नि तत्व स्पिरिट पत्थरों से बना एक बड़ा पत्थर है जो वह बिक्री के लिए रख रहे पत्थरों से बिल्कुल अलग है। सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अग्नि तत्व की ऊर्जा कोशिका से बाहर निकली और मंच को जलाने लगी। दर्शक केवल उस दृश्य को देखते रहे जब सैम सुनहरी आग की लपटों के बीच खड़ा था। आग की लपटें भयंकर रूप से जल उठी और जल्द ही उन्हें दिखाई देने लगा कि कुछ स्थानों पर मंच पिघल रहा है। कुछ मिनटों के बाद आग की लपटें बंद हो गईं और दर्शक देख सकते हैं कि मंच एक अजीब आकार में पिघला हुआ है। ये वास्तव में सैम का डबल एस हस्ताक्षर है। सैम रेजिमेंट कमांडर और डिप्टी जनरल की ओर चला गया। आज से यह एक ब्रांड है जिसे मैं आपके क्षेत्र में चिन्हित कर रहा हूँ। यदि आप इसे हराने से पहले इसे हटा देंगे तो मैं हर दिन लड़ाई के लिए आऊंगा। यह एक प्रतीक है जो दर्शाता है कि आपको मेरे द्वारा कूड़ेदान के रूप में चिन्हित किया गया है। फिर उसने गिरे हुए सैनिकों की ओर देखा। वह पूरी तरह से बाहर नहीं गया था और पूरी लड़ाई के दौरान उसका हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी जीवित हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि वे कब ठीक होंगे। यहाँ तक कि जिन ऊर्जा कोशिकाओं में उसने विस्फोट किया वे निम्नतम गुणवत्ता की थी जिससे कम से कम क्षति होगी। अगली बार आंख मूंद कर कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाने और किसी और के आदेश पर चलने से पहले सोच लेना। अगर वही चीज दोबारा दोहराएगी तो परिणाम वही नहीं होगा। रेजिमेंट कमांडर ने कुछ नहीं कहा और केवल शर्म से अपना सिर झुका लिया। सैम ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। उन्हें अपने निजी द्वेष को संतुष्ट करने और अपने पेशे का दुरुपयोग करके एक नौसिखिए को निशाना बनाने में जनरल की मदद नहीं करनी चाहिए थी। सैम दूर जाने लगा और उसे अचानक कुछ याद आया और वह वापस चला गया। उसने हाथ फैलाकर कहा, भुगतान करें। एक प्रतिभा का पुनर्जन्म। निर्माता विनाशक। C-156 जियान का विस्फोट। 5वीं रेजिमेंट कमांडर तुरंत तनाव में आ गया। अब उसे केवल उस शर्त की याद आई जिसे वह चुका ही नहीं सकता। सैम ने डिप्टी जनरल की ओर देखा जैसे उससे स्थिति से निपटने के लिए कह रहा हो। कुछ गंभीर चर्चा और बातचीत के बाद सैम ने अंततः एक स्क्रॉल के साथ रेजिमेंट छोड़ दी। ये स्क्रॉल 5वीं रेजिमेंट द्वारा सैम पर बकाया कर्ज का संकेत था। इसमें गांटर के रूप में डिप्टी जनरल होते हैं। विलेख पर रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा के हस्ताक्षर से हस्ताक्षर किए जाते हैं। यदि समय के भीतर उन्होंने ऋण का भुगतान नहीं किया तो सैम विलेख को उच्च अधिकारियों के पास ले जा सकता था। इस मामले में ड्यूक और यहां तक कि शाही राजधानी में वरिष्ठों को भी। सैम के जाने के बाद 5वीं रेजिमेंट कमांडर ने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया जो स्पष्ट रूप से निराश थे और सारा आत्मविश्वास खो चुके थे और एक आदेश जारी किया। सभी समाचारों को सील करना होगा। रेजिमेंट के बाहर किसी भी व्यक्ति से सैम की यात्रा के कारण क्या हुआ इसके बारे में एक शब्द भी न कहें। भले ही उन्होंने आदेश नहीं दिया लेकिन सैनिकों के पास अन्य रेजिमेंटों को खबर साझा करने की हिम्मत या चेहरा नहीं था। अगले दिन बाकी 4 रेजिमेंट कमांडरों ने 5वीं रेजिमेंट कमांडर से पूछा कि एक दिन पहले क्या हुआ था। हालांकि सैनिकों ने खबर लीक नहीं की। बेस में कई लोगों ने देखा कि सैम डिप्टी जनरल के साथ 5वीं रेजिमेंट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और उनके सवालों को टाल दिया गया। इन कार्यों से वे और अधिक उत्सुक हो गए। लेकिन बात यह है कि क्या हुआ ये जानने के लिए उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कम से कम उनमें से एक के लिए तो अच्छा था, क्योंकि किसी ने देखा कि सैम डिप्टी जनरल को साथ लेकर 4थी रेजिमेंट की ओर बढ़ रहा है। उस दिन फिर से वही क्रियाएं दोहराई गईं और जब तक सैम चला गया उसके हाथ में स्क्रॉल था और 4थी रेजिमेंट के अखाड़े के मंच पर उसके एक विशाल हस्ताक्षर थे। इस बार शेष 3 रेजिमेंट कमांडर हैरान हो गए। उन्हें ये तो पता था कि कुछ हो रहा है लेकिन असल में क्या हो रहा है ये उन्हें नहीं पता था। अपना मुंह बंद रखने वाले दोनों रेजिमेंट कमांडरों ने कुछ नहीं कहा। चूंकि वे सभी इसमें एक साथ हैं, आइए हम एक साथ कष्ट सहें। उनके मन में बस यही विचार है। उनमें से जियान वह है जो सबसे अधिक उत्सुक होने के साथ साथ चिंतित भी है। बाकी लोगों ने सैम से केवल इसलिए पंगा लिया क्योंकि वे सामान्य लोगों की बुरी किताबों में नहीं आना चाहते। लेकिन उसने जनरल की नजर में आने के इरादे से सैम के साथ खिलवाड़ किया। वह सैम के खर्च पर जनरल के अधीन कुत्ता बनना चाहता है लेकिन स्थिति बदलती दिख रही थी। इसलिए दूसरे दिन जनरल से मिलने के लिए थंडरवुल्फ दस्ते के शिविर में गया लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ हैं। कई लोग जनरल का सम्मान या प्रशंसा नहीं करते थे क्योंकि उनका ध्यान सेना पर ज्यादा नहीं था। एकमात्र चीज जिस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया वह थे उनके छात्र जिन्होंने थंडरवुल्फ स्क्वाड का गठन किया। He would always stay with them, even the residences of the Thunderwolf squad outside the camp are within his estate. And the Thunderwolf squad is the special place in the camp. Either for their abilities or due to the general's backing, even the Durgards and errand boys are arrogant beyond belief. So, Jian didn't get to meet the general to explain the situation. Meanwhile, Sam's conquest went on. On the 5th day, Sam was standing in the 1st regiment facing Jian who was fully infuriated. He is the one who pissed off Sam more and even deducted most points. So, the retaliation is also more. In other camps Sam only battled a battalion at most, but here, he made a move on all novices. From early morning to the night he stayed the 1st regiment battling one squad after other. Hundreds of battles, but every battle was finished as soon as it started with an energy cell explosion. The squads were crippled, they don't even have much means to retaliate. And Sam marked each battalion's place with a brand. The whole regiment was dejected. This time he didn't even bother to keep a wager, because crippling the whole 1st regiment was more than enough to vent his frustration. Even after this much turmoil and mess, people from the Thunderwolf squad is oblivious it and that includes the general too. Sam felt that this general is one of the worst ones he has seen in both lives. This guy didn't even care about the military and didn't even listen to the pleas and news that Jian brought to him. All his disciples are too arrogant to even pass the news. For the first 3 visits at least, Jian didn't know what is happening, but after his regiment was completely destroyed, he made his way to the Thunderwolf squad the same night. This time though, he didn't request anyone to pass his message. General Spark, come out now. He shouted at the gate from the top of his lungs.
His eyes are red with fury. If not for following this general's orders, this wouldn't happen. If he didn't get his regiment ready to dispatch within next 3 months, he would have to face some serious consequences. Then even this general can't save his ass. As for taking revenge on Sam directly, what a joke. If that is an option, does general even have to resort to these despicable means to oppress Sam? Jian is quite shrewd and he could see that Sam cannot be touched directly or they would face consequences. So, he came here to rent on the general. When the members in the Thunder Wolf squad heard this shout, they were completely surprised. They didn't expect that someone would come at this time and shout out for the general directly. General Spark himself was quite surprised because he knew who this voice belonged to. So, he came out and walked towards the entrance of the camp. All this while he has a frown on his face as he looked at the regiment commander with a serious expression. If there is no suitable explanation, there would be hell to pay. Jian, what do you want? Didn't I tell you to not disturb me when I am in the Thunder Wolf squad? You are disturbing our training. When Jian heard these words, he was even more infuriated. Both the general and deputy general are eccentric people. The general is so self-centered that he doesn't care about anything other than his position, his disciples and their training. And general is also someone who is used to abusing the authority, so he didn't let the deputy general take charge of the duties regarding the welfare of the army. In the whole army, there is not a single person who has admiration and respect for the general. All they have is fear, which the general felt that it is sufficient for running the army. So, deputy general didn't bother about things as long as they are within the rules. And Sam knowingly or unknowingly took advantage of these two things and made such a mess in the base. General Spark, I think it is about you understand that you are not only responsible for the Thunder Wolf squad but also the whole army. The general immediately became angry. Even his disciples are staring the Jian with hostility. Jian, you better mind your words. General Spark, with all due respect, I followed your orders along with the remaining regiment commanders and oppressed Sam, going against all the professional ethics. But because of that, Sam destroyed the novices of every single regiment. Now, not a single novice has a will and courage of a soldier. The novices who are the core of the army are mentally destroyed. 5 regiments are literally crippled because of your stupid decision. And when I tried to reach out to you, your stupid disciples didn't even give you my message. If you are not capable, please step down that position. Or else you better clean up this mess and take responsibility of the circ, you, mistances. Jian was fully angry and he dared to say these words because of 2 reasons. One of them is that they are truth and the second one is that the general cannot kill him now because he would have to give an explanation to Duke himself. Jian took some measures so that if he was really killed here, people would report to the deputy general and the Duke. Jian didn't stay there and left without saying anything else. General Spark frowned as he wanted to make sense of the situation. So, he sent some of his disciples to the regiment commanders to ask what happened, but after an hour they returned with no news. They don't want to say anything and said that we have no right to question them. General's expression immediately grew serious. This is the first time the general's disciples were rejected. He thought for a moment about what changed and he himself made move to make sense of the situation. Which made even the bootlicker Jian to spout such words. So, he went directly to the deputy general's quarters and asked, what happened to the regiment commanders? कुछ नहीं से आपका क्या मतलब है? अगर कुछ नहीं हुआ तो जियान मुझे ढूंढने क्यों आएगा? रेजिमेंट कमांडरों को कुछ नहीं हुआ, किसी ने भी नियम नहीं तोड़े और सब कुछ सिस्टम के मुताबिक हुआ। जनरल स्पार्क ने अपना गुस्सा निगल लिया और पूछा, पिछले सप्ताह की दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट करें। उसने ऐसे आदेश दिया जैसे वह कोई वरिष्ठ हो। डिप्टी जनरल ध्यान में खड़े होकर सारी बातें बता रहे थे। जैसे जैसे जनरल सुन रहा था, उसकी भौहें गहरी और गहरी होती जा रही थी और इसके अंत तक वह पागल हो गया था। जब वह इतनी गड़बड़ कर रहा है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जनरल स्पार्क, आप ही हैं जिन्होंने कहा था कि सेना की देखभाल करना आपकी भूमिका है और मुझे इसे अपने ऊपर लेना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। आपने यहाँ तक कहा था कि जब आप अभी भी हैं तो सेना की देखभाल करना मेरी जगह नहीं है जनरल। इसलिए मैंने केवल नियमों और आपके शब्दों का पालन किया। जनरल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, क्योंकि उन्होंने ही ये शब्द कहे थे, क्योंकि डिप्टी जनरल जो पीक स्टेज ग्रैंड रियलम कल्टिवेटर हुआ करते थे, सैनिकों के प्रति बहुत दयालु थे और वह खुद उनकी तुलना में एक बुरे नेता की तरह नहीं दिखना चाहते थे। अतः उसने अपने अधिकार से उत्तरार्ध को दबा दिया। अब उन्हीं शब्दों ने उसे परेशान कर दिया। एक प्रतिभा का पुनः जन्म, निर्माता विनाशक, C157, इसे मैं लैग तकनीक कहता हूँ। जनरल स्पार्क अपना परचम लहराने से बस थोड़ा ही दूर था। वह घूमा और कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसने डिप्टी जनरल को कहते हुए सुना, जनरल, बस एक सुझाव, यदि आप जाकर सैम से भिड़ने वाले हैं तो मैं सलाह देता हूं कि ऐसा न करें, क्योंकि वह कल थंडर वुल्फ दस्ते का दौरा करने की योजना बना रहा है ताकि आप वहां जा सकें। यदि आप शिविर में उसका सामना करते हैं तो जो सैनिक शोर सुनेंगे वे आपके प्रति अपना बचा खुचा सम्मान भी खो देंगे। जब जनरल ने ये सुना तो उसने अपनी मुट्ठी इतनी कसकर भींच ली कि उसकी पोरें चटक गईं और इसे खामोश रात में भी जोर से सुना जा सकता था। लेकिन उन्होंने फिर भी सलाह का पालन किया। वह जानता था कि शिविर में उसकी स्थिति एक नाजुक धागे पर लटकी हुई है। हालांकि सभी कमांडर और सैनिक उसके नियंत्रण में हैं, यह मुख्य रूप से उसकी उच्च खेती के दर पर आधारित है। और दूसरा कारण यह है कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो उसकी जगह ले सके। लेकिन फिर उसने वर्तमान डिप्टी जनरल को देखा जो रैंक पर चढ़ रहा है, इसलिए उसने उसे दबा दिया। अब तक किसी भी सैनिक ने उसकी शिकायत नहीं की थी, क्योंकि भले ही उसे इन सब की कोई परवाह नहीं थी, जबकि उसने उन्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचाई थी। लेकिन अब एक नौसिखिया अपना गुस्सा पूरी सेना पर निकाल रहा है, क्योंकि वह आदमी सामान्य चिंगारी से पीड़ित था। अब वे जनरल से नफरत करने लगे और इस मुसीबत के लिए उसे दोषी ठहराने लगे। उन्होंने न केवल अपना आत्मविश्वास खो दिया, बल्कि विशेषकर पहली रेजिमेंट को भी बुरी तरह पीटा।
यदि जनरल ने कभी कभार सैम का सामना किया तो सैम ने इस मामले को उन सभी को बताने का फैसला किया जिससे सैनिकों को उसके जैसे किसी व्यक्ति के अधीन काम करने में घृणा महसूस होगी। आखिरकार इस प्रकार का व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में किसी व्यक्ति पर अत्याचार करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करता है, जिससे यह उसके साथ अन्याय होता है कि वह अपने पोते को खुश कर सके। इसलिए उन्होंने अगले दिन तक इंतजार करने का फैसला किया और उन्हें इसमें एक मौका भी नजर आया। थंडरवुल्फ दस्ते के संचालन के तरीके से कई सैनिक असंतुष्ट हैं। दस्ते द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधन बहुत अधिक हैं और वे जनरल की निरंतर देखभाल में हैं। चूंकि सैम ने पहले ही पूरी सेना को नष्ट कर दिया है, अगर थंडरवुल्फ स्क्वाड उसे हराने में कामयाब हो जाता है तो वह थंडरवुल्फ स्क्वाड का नाम सामने रख सकता है और अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। जब यह आदमी अपनी योजनाएं बना रहा है, सैम अपने तंबू के अंदर एक पुस्तक पर कुछ लिख रहा है। कुछ लिखने के बाद उसने एक छायादार चूहे को बुलाया और उसे एक अन्य पत्र के साथ स्क्रॉल दिया जो वह पहले ही लिख चुका था और अपना विद्वान कारीगर बैज भी दे दिया। वे चूहे की अंतरिक्ष शहर में गायब हो गए और अंधेरे में गायब हो गए। वह कल के लिए कुछ योजनाएं बना रहा है और ये लड़ाई के बारे में नहीं है बल्कि यह उस परेशानी के बारे में है जो उसने जनरल के लिए तैयार की थी ताकि उसके परिणाम से निपटा जा सके। वह जनरल को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। अगले दिन सुबह होने से पहले ही सैम और डिप्टी जनरल थंडरवुल्फ दस्ते के शिविर में चले गए। जनरल पहले से ही तैयार है। वह एक अखाड़े के पास बैठ गया जहां आमतौर पर टीम की लड़ाई होती थी। सभी 50 शिष्य उसके पीछे खड़े हो गए। कुछ सहायक सदस्य प्रशिक्षण ले रहे हैं और छोटे मोटे काम कर रहे हैं मानो उन्हें डिप्टी जनरल के आगमन की कोई परवाह न हो। लेकिन सैम और डिप्टी जनरल केवल जनरल को देख रहे हैं, विशेषकर सैम को जिसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान है। सैम धीरे धीरे अखाड़े की ओर चला और जोर से चिल्लाया, मैं यहाँ हर नौसिखिए को मौत के द्वंद्व के लिए चुनौती देने आया हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे समूहों में आते हैं या एक पर एक। मैं चुनौती को वैसे ही स्वीकार करूंगा। आज या तो मैं यहीं मर जाऊं या वज्र भेड़िया दस्ते के नौसिखियों को नष्ट कर दूं, कोई अन्य परिणाम नहीं है। यदि थंडरवुल्फ दस्ते में कोई भी अपने शिक्षक के विपरीत लड़ने के लिए पर्याप्त आदमी है जो गुप्त रूप से खेलना पसंद करता है तो वह मंच पर आ सकता है। लेकिन सावधान रहें, मेरे साथ काम खत्म करने के बाद आप चाहेंगे कि मौत बेहतर परिणाम हो। जब थंडरवुल्फ दस्ते के जनरल और डिप्टी जनरल यहां तक कि दस्ते के सहायक सदस्यों ने भी ये शब्द सुने तो वे मौके पर ही स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे समय एक सेकंड के लिए रुक गया हो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सैम इतना मजबूत होकर सामने आएगा। सैम की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए वह मजाक नहीं कर रहा है। इस बार वह गंभीर है। कुछ सेकंड के विराम के बाद हर कोई अपनी स्तब्धता से बाहर आ गया और विशेष रूप से दस्ते के सदस्य बिना किसी कारण के पूरी तरह से क्रोधित हो गए। अब वे बस इतना करना चाहते हैं कि सैम को टुकड़े टुकड़े कर दें। लेकिन उनके शिक्षक ने कहा कि वही बोलेंगे और जब तक उन्होंने अनुमति न दी हो उन्हें बोलने नहीं दिया। सैम, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सेना पर कदम उठा रहे हैं, जनरल ने कहा। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि सैम सीधे मौत के द्वंद्व में आ जाएगा और झिझकने लगा। उसने भी कॉगर परिवार के नरसंहार की खबर सुनी, लेकिन वह किसी से भी बेहतर जानता था कि यह खबर सच है। लेकिन उन्हें यह भी पर्याप्त विश्वास है कि उनके शिष्य सैम को हरा सकते हैं। भले ही वे इसे एक पर एक नहीं कर सकते, फिर भी वे एक टीम में ऐसा कर सकते हैं। भले ही यह अनुचित लगता हो, उनका दस्ता एक टीम युद्ध विशेषज्ञों से बना है, न कि व्यक्तिगत युद्ध विशेषज्ञों से। उन्हें ऐसा करना शर्मनाक नहीं लगा। यही कारण है कि उसने सैनिकों को सैम को चुनौती नहीं देने दी और इसके बजाय उन्हें अपने साथियों पर हमला करने दिया। सैम ने जनरल को हत्या के इरादे से भरी गंभीर दृष्टि से देखा। वह वास्तव में इस आदमी को अभी यहीं मार देना चाहता था और यदि उसने एक आदर्श रात्रि रेखाचित्र की योजना बनाई होती तो वह कृत्य का कोई निशान छोड़े बिना पूरे शरीर को गायब करने में सक्षम होता। लेकिन इस लड़के के लिए उसके पास अन्य योजनाएं हैं। सैम इस आदमी को पीटना चाहता है और वह थोड़ा बदलना भी चाहता है। इसलिए वह हर शिकायत के लिए मारना नहीं चाहता था। लेकिन अगर यह जनरल एक बार फिर अपना बटन दबाता है तो सैम निश्चित रूप से उसे भविष्य में नर्क दिखाएगा। ये देखकर कि सैम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जनरल ने भौहें चढ़ा ली और समझ गया कि पीछे हटने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसे पहले पानी का परीक्षण करना होगा। उसने जिम को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जिम की अभिव्यक्ति में बदलाव स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह बेहद अनिच्छुक और असंबद्ध है। लेकिन वह फिर भी मंच पर गया और सैम की ओर देखा। तुम्हें यहाँ आकर हमें चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि वज्र भेड़िया दस्ता ऐसी जगह है जहां तुम अपनी इच्छानुसार और जा सकते हो? मैं तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ से बाहर आकर पछतावा करवाऊंगा। जिम सैम पर बेहद क्रोधित है क्योंकि उसके शिक्षक ने केवल ये कहा था कि वह पानी का परीक्षण करने जा रहा है और सैम की ताकत का अनुमान लगाएगा, और उसने ये भी कहा कि वह सैम का मैच नहीं है, जिससे उसे गुस्सा आ गया। इसलिए उन्होंने मंच पर कदम रखते ही कुछ अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। लेकिन प्रतिक्रिया बिल्कुल वही थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि सैम की निगाहें ठंडी हो गई हैं और वह भी उसे बिल्कुल अलग तरीके से देख रहा है। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया और कुछ सेकंड के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया और शर्मिंदगी से और भी क्रोधित हो गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और चिल्लाया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वे मुझे थंडर लेग जिम क्यों कहते हैं। मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। उसने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया और तुरंत एक कदम उठाया। उन्होंने महसूस किया कि बयान देने के तुरंत बाद सैम का स्वभाव एक सेकंड के भीतर बहुत बदल गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है। यहाँ तक कि जनरल और डिप्टी ने भी बदलावों को नोटिस किया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या बदलाव आया। केवल सैम ही जानता था कि क्या बदलाव आया। वह अपने खून को बाहर न दिखाने की चाहत को दबा रहा है। यदि वह इसे दिखाता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे जिम को पद छोड़ने देंगे। सैम अपने जन्म को लेकर बहुत संवेदनशील है और जब भी कोई इसका जिक्र करता तो उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बास्टर्ड शब्द उनके लिए ट्रिगर की तरह है। अब जब जिम ने अपने जन्म का उल्लेख किया है तो पहले की निराशा और शिकायत के बिना भी वह उसके लिए इसे नरक बना देगा। जिम सैम के विचारों को नहीं जानता था। वह तेजी से आगे बढ़ा जैसे ही उसके पैरों के आसपास नीले रंग की बिजली कड़क रही हो।
वह सैम पर बिजली की गति से शक्तिशाली किक मारते हुए देखता रहा। ये पहली बार है सैम एक बिजली जैसे योद्धा जादूगर से लड़ रहा है। हालांकि उसने पहले कुछ बिजली के जादूगरों से लड़ाई की थी, ये सब एक समूह लड़ाई में है और बिजली और गड़गड़ाहट के तत्व बहुत दुर्लभ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिणी सितारे के इन सर्वश्रेष्ठ जादूगरों में से सभी अब इस शिविर में हैं। हालांकि सैम को कोई परवाह नहीं थी, वह भी एक प्रेत की तरह आगे बढ़ गया। वह जिम से भी तेज है क्योंकि वह चतुराई से चकमा देता है। उसकी चालें तरल हैं, उसका चेहरा ठंडा और भावहीन है। उन्हें लड़ाई का जरा भी दबाव महसूस नहीं हुआ। थोड़ी देर खेलने के बाद सैम उब गया, उसका हाथ सुनहरी रोशनी में चमक उठा और उसने अपने चेहरे की ओर आने वाली किक को रोक दिया। उन्होंने जिम की ओर देखा जो एक भी उचित न मिलने के कारण बेहद निराश है और कहा, आप इन दयनीय तकनीकों के साथ खुद को थंडर लेग जिम कहते हैं। आप बस थोड़ा तेज चल सकते हैं और थोड़ा जोर से किक मार सकते हैं और आप मेरे सामने अहंकारी होने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि लेग तकनीक क्या है। जैसे ही उसकी बातें खत्म हुई, उसने अपना हाथ घुमाया जिसने जिम के पैर को पकड़ लिया, जिससे जिम को अपने दूसरे पैर को धुरी के रूप में मोड़ना पड़ा। जब तक उसने अपना संतुलन वापस हासिल किया, सैम पहले से ही उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था और उसने अपना हाथ उसके बाएं हाथ से उसकी गर्दन के चारों ओर रख दिया था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, सैम ने अपनी गर्दन को सहारे के रूप में लिया और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाया और अपना वजन नीचे की ओर फेंकते हुए जिम के कूल्हे को पैर की कैंची से लॉक कर दिया। इससे पहले कि वह गिर पाता, सैम ने अपना हाथ जमीन पर रख दिया और जमीन को छुए बिना वैसे ही खड़ा रहा। उसका धड़ ऊपर की ओर है क्योंकि उसने दूसरा हाथ नीचे की ओर जमीन पर रखा है। अपने दोनों हाथों के सहारे उसका शरीर हवा में रहा जबकि उसके पैरों ने जिम की कूल्हे को कैंची से जकड़ रखा था। जिम पीछे की ओर झुका हुआ था क्योंकि उसके पैर जमीन पर टिके हुए थे। वह पसीने से लथपथ था और इधर उधर हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। इस हरकत से मौके पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये संशोधित कानी बासमी का सैम संस्करण है, एक चाल जो किंशीबाजा जूडो की निश्चित तकनीकों का हिस्सा है। मूल रूप से कानी बसामी कूल्हे या पैरों के चारों ओर एक कैंची का ताला है और प्रतिद्वंद्वी को फेंकना है। इससे प्रतिद्वंद्वी के शरीर के निचले हिस्से में गंभीर चोटें आएंगी और इसे पृथ्वी पर आधिकारिक जूडो में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हालांकि सैम का संस्करण और भी खतरनाक है। चूंकि वह अपने एक हाथ से दोनों शवों का वजन पकड़ सकता है, इसलिए उसने इस तकनीक को अपने उपयोग के लिए संशोधित किया। वह जब तक चाहे सीधे प्रतिद्वंद्वी की रीढ़ तोड़ सकता था और उसे जीवन भर के लिए अपन बना सकता था, और अगर वह चाहे तो शरीर के ऊपरी हिस्से या निचले हिस्से या यहाँ तक कि दोनों को लकवा मारने का फैसला भी कर सकता है। सैम ने जिम की ओर देखा और कहा, इसे पैर तकनीक कहा जाता है। अब मुझे बताओ, आप अपने शरीर के किस हिस्से से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, पैरों का ऊपरी हिस्सा या दोनों? मैं इसे तोड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे जाने दो। ऐसा मत कहो। क्या तुम महान वज्रधारी जिम नहीं हो? तुम मुझे माँ के गर्भ से बाहर आने पर पछतावा करने वाले हो, अब कुतिया की तरह भी क्यों मांग रहे हो? एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक। C158 जहरीले शब्द। सैम की आंखें ठंडी और दुर्भावनापूर्ण इरादे से भरी थीं। वह खून के लिए निकले जंगली जानवर की तरह है। जिम को लगभग ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी जानवर के पंजे में मारा गया हो। सैम, बेहतर होगा कि आप उसे जाने दें, अन्यथा आप इस जगह को जीवित नहीं छोड़ेंगे, जनरल स्पार्क ने ठंडे स्वर में कहा। सैम ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। सैम ने जो समझा, अगर मार्क्विस को भी यह खबर मिल सकती है कि सैम को छुआ नहीं जा सकता, तो जनरल को जरूर पता चल जाएगा। ये उम्मीदवार आपस में क्यों लड़ सकते हैं? इसका कुछ संबंध उन लोगों से हो सकता है जो पर्दे के पीछे उम्मीदवारों के बीच अंदरूनी कलह के बारे में कोई नियम नहीं बना रहे हैं। आखिरकार उन्हें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की जरूरत है और इस दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि कोई उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को मात दे सकता है, मात दे सकता है और मात दे सकता है, तो इससे केवल ये साबित होता है कि हारने वाला सक्षम नहीं है। ये सिर्फ सैम का अनुमान है, इसलिए वह जनरल से बिल्कुल भी नहीं डरते। सैम ने बस जिम की ओर देखा जिसके पैर कांप रहे थे। मैं रेंडर करता हूँ। मुझे खेद है जिम, मुझे लगता है कि आपने यहाँ कुछ गलत किया है। यह एक डेथ मैच है और हारने वाले का जीवन उसके हाथ में नहीं है, विजेता फैसला करता है और इस मामले में मैं तय करता हूँ कि आपको जीना है या मरना है। उद्धरण चिन्ह। जिम डर से कांप उठा, लेकिन इससे उसके कूल्हे का दर्द और बढ़ गया। खौफनाक आवाज में कहते हुए सैम बेरहमी से मुस्कुराया। आप असहाय महसूस कर रहे हैं, है ना? तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है ना? आप इस तरह अपनी यात्रा समाप्त करने को तैयार नहीं है ना? लेकिन आपको इससे गुजरना होगा। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उस मामले में शामिल हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको मेरे शिविर में नहीं आना चाहिए था और जियान के साथ पूरे प्रहसन को नहीं भड़काना चाहिए था। अब आप इसकी कीमत चुका रहे हैं। जब सैम ने ये शब्द कहे तो जिम ने अपना सिर घुमाया और गुस्से से लाल आंखों से उसकी ओर देखा। तुम मुझे इतनी नफरत से क्यों देख रहे हो? मैं वह नहीं हूं जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया। याद रखो, तुमने ही कहा था कि आओ और मेरे लिए मुसीबत खड़ी करो। याद करो, तुमने मेरे पास आकर मेरे लिए परेशानी खड़ी करने की जहमत क्यों उठाई जो तुम्हें जानता तक नहीं। सैम के शब्द कुछ भटके हुए दिशा निर्देशों की तरह हैं। जिम ने अनजाने में जनरल स्पार्क की ओर देखा। जनरल स्पार्क को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह क्या है। वह खड़ा हुआ और चिल्लाया, सैम, उसे जाने दो। लेकिन सैम ने उत्तर देने की जहमत नहीं उठाई। उसने जारी रखा, उनके शब्द सांप की तरह जहरीले हैं। हाँ, वो वही है। इसके लिए आपका प्रिय शिक्षक जिम्मेदार है। क्या आप जानते हैं कि वह मुझे क्यों निशाना बना रहा है? क्या आप ये भी जानते हैं कि जब मैं पहली बार इस शहर में आया था तो हम ये गोमांस कैसे खाते हैं? अपने पोते पोतियों की वजह से। उनके पोते की अक्षमता और ईर्ष्या के कारण उन्होंने उनसे शिकायत की और वह इसे मुझ पर निकाल रहे हैं, लेकिन किसके खर्च पर? आप इस नाटक के लिए सिर्फ एक मोहरा हैं। वह चेहरा खोना नहीं चाहता, इसलिए उसने तुम्हें सारे गंदे काम करने के लिए भेजा, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। क्या आप जानते हैं कि उसने तुम्हें क्यों भेजा?
वो बस अपने पोते पोतियों को कमांडरों से मिलवा सकता था और वे उनसे मदद मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको क्यों चुना? जब सैम ने ये सवाल पूछे तो उसके चेहरे पर दर्द के साथ उलझन भी झलक रही थी। जनरल को पता था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है, इसलिए वह एक कदम उठाने ही वाला था, लेकिन डिप्टी जनरल ने उसे रोक दिया। एक तरफ सरकाना, वह ठंडे स्वर में भौंकने लगा। जनरल स्पार्क, आपने कहा था कि सब कुछ नियमों के अनुसार होगा और सब कुछ वैसे ही चल रहा है। सैम ने उल्लेख किया कि यह मौत का द्वंद्व है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हारने वाले का मरना या जीवित रहना विजेता द्वारा तय किया जाएगा। यदि आप अब हस्तक्षेप करेंगे तो मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन यदि मैं आपके छात्रों के खिलाफ कोई कदम उठाऊंगा तो आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। यदि तुम नियम तोड़ोगे तो मैं भी ऐसा करूंगा। तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? जनरल स्पार्क, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूं? हो सकता है कि मैं अब आपका मुकाबला न कर सकूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मैं भागने पर आमादा हूं तो आप मुझे मार सकते हैं? आप भूल गए हैं कि मैं किसमें अच्छा हूं। और वैसे ये भी पता नहीं, अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं तो तुम्हें अपने साथ नर्क में नहीं ले जा पाऊंगा। आप 20 वर्षों तक उस दयनीय मध्य अवस्था नौसिखिए में रहे, और मैं 3 साल से भी कम समय में उसी स्तर पर पहुंच सकता हूं। अब समय आ गया है कि आप खुद को इतने ऊंचे स्थान पर रखना बंद कर दें। जनरल का चेहरा तुरंत उतर गया। ये कटु सत्य है और यह भी एक कारण है कि उसने पहले डिप्टी जनरल को दबाया। वह नहीं चाहता कि उसके पास कोई उपलब्धि हो, ऐसा न हो कि वह उससे आगे निकलने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा ले। क्या तुम वाकई एक लड़के के लिए इस तरह मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? मुझे पूरा यकीन है, जैसा कि आपने पहले कहा था, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी क्षमता से अपना कर्तव्य निभाऊंगा कि सब कुछ नियमों के अनुसार चल रहा है। जबकि दो बड़े खिलाड़ियों के बीच टकराव हो रहा है, सैम अभी भी जिम के साथ बात कर रहा है और धीरे धीरे अपने पैर मजबूत कर रहा है। क्या तुम अब भी नहीं समझे? वह जानता था कि मैं एक निर्दयी आदमी हूँ। वह जानता था कि मैंने अकेले 300 सदस्यों को मार डाला क्योंकि उन्होंने मेरे साथी को चोट पहुंचाई थी। तो उसने आप लोगों को मेरे गुस्से का निशाना पाया। चूंकि आप ही वो लोग हैं जो मुझे परेशान करने लगे, इसलिए मैं उनके पोते पोतियों को अकेला छोड़ दूंगा। आप उनके पोते पोतियों के लिए दयनीय बलि का बकरा हैं। जब सैम की बातें उस तक पहुंची तो जिम का चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था। वह नहीं जानता था कि वह इसके बारे में क्या सोचे, लेकिन दर्द उसे बता रहा था कि अगर उस दिन उसकी टीचर उसे गंदा काम करने के लिए नहीं भेजती तो ये सब नहीं होता। उसने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया है और उसका इस्तेमाल किया गया है। इसी समय सैम की आवाज फिर आई, तो जो कुछ भी होने वाला है, आप इसका दोष केवल अपने शिक्षक पर लगा सकते हैं। इसके बाद पूरी जगह सन्नाटा हो गया और सिर्फ चटकने की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। तभी एक दर्दनाक और करुण विलाप की आवाज आई। है जिम जोर जोर से रोने लगा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट रही है और धीरे धीरे उसे अपने पैरों का एहसास भी खत्म हो गया। मानो उसके पैर ही न हो। वह उन्हें हिला नहीं सका, उसे अपने पैरों का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। सैम अब लकवाग्रस्त जिम को मंच पर छोड़कर खड़ा हो गया। जनरल स्पार्क ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन वह पीछे हट गया क्योंकि एक बार जब उसने ये कदम उठाया तो पीछे नहीं हटना होगा। उसे डिप्टी जनरल को मारना होगा और यहाँ तक कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके छात्र भी चुप रहे ताकि खबर फैल जाए। दफनाया गया, लेकिन यह असंभव है। सैम ने उसे उदासीनता से देखा और जिम को मंच से बाहर निकाल दिया और फिर वापस अपनी मूल स्थिति में खड़ा हो गया। जनरल ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, फिर उसने अपने छात्रों की ओर देखा जिन्होंने भी सुना कि सैम ने जिम से क्या कहा। उन्हें सैम के साथ खिलवाड़ करने के लिए भेजने पर अपने शिक्षक के इरादों पर भी संदेह होने लगा। जनरल अब समझ गया कि सैम उसकी टीम को हराने के अलावा और भी कुछ करने के लिए यहाँ आया है। वह उसे नष्ट करने के लिए यहाँ है। सैम ने सैनिकों और कमांडरों के दिलों में अपनी स्थिति को नष्ट कर दिया। अब वह अपने छात्रों के दिलों में अपनी स्थिति को नष्ट कर रहा है, जिनके लिए उसने अपनी स्थिति को खतरे में डालते हुए सेना तक छोड़ दी। अब सैम ने उसके और उसके शिष्यों के बीच के बंधन की नींव को हिला दिया। उसने मैदान में खड़े उस युवक की ओर देखा जो उसकी ओर तेजी से घूर रहा था। मैंने सोचा था वह थंडरवुल्फ दस्ता इतना ही होगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। अच्छा रहेगा अगर आप लोग टीमों में आए, इससे मेरा काफी समय बचेगा। सैम के इन शब्दों ने सभी को सदमे से बाहर निकाल दिया और उन्होंने जिम और सैम की ओर रोष भरी दृष्टि से देखा। वे जानते थे कि उनका शिक्षक ही दूसरे पक्ष को नाराज करने वाला है, लेकिन फिर भी वे उस व्यक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। उन्होंने जो देखा उससे वे जानते थे कि वे सैम को व्यक्तिगत रूप से नहीं हरा सकते हैं और केवल एक ही तरीका है जो उन्हें पर्याप्त आत्मविश्वास दे सकता है, और वह है उसके खिलाफ गिरोह बनाना। भले ही यह अनुचित था, वे एक टीम है और वे हमेशा एक टीम के रूप में काम करते हैं। कुल 27 नौसिखिए मंच पर आए और एक संरचना में खड़े होने लगे। ये थंडरवुल्फ दस्ते के असली नौसिखिए दस्ते हैं। 33 में से 3 रिजर्व सदस्य हैं जो टीम के बाकी सदस्यों की तरह ही मजबूत हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वे टीम में उतने अनुकूल नहीं हैं। जिम भी उन रिजर्व सदस्यों में से एक है। इन 27 सदस्यों के एक साथ मंच पर चलने के 2 लक्ष्य हैं। एक तो ये कि वे सैम के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, और दूसरा ये सुनिश्चित करना कि वे सैम को जबरदस्त तरीके से हरा सके। सैम को किसी भी तरह की परवाह नहीं थी। 20 के दशक के उत्तरार्ध के एक युवा व्यक्ति ने, जो समूह का नेता प्रतीत होता था, कहा, आपको हमारे शिक्षक से शिकायत हो सकती है और हमारे दस्ते के कुछ सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन यह उस जैसे व्यक्ति को पंगु बनाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है ना? आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि यह कारण पर्याप्त है या नहीं? मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसे मुझसे जुड़े हर मामले पर निर्णय लेने का अधिकार है। यहां तक कि आपका दयनीय जनरल भी, जो अपने पद के लिए अयोग्य है, ऐसा करने के योग्य नहीं है। तुम्हें तो अकेला छोड़ दो, जो उस दयनीय जीवन शैली का विद्यार्थी है। सैम के मुंह से शब्द निकलने के बाद हवा का बहना लगभग बंद हो गया। उनके शब्द बेहद क्रूर और अपमानजनक हैं, लेकिन किसी के पास उस पर कहने के लिए कुछ नहीं है, यहां तक कि जनरल के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त वो गुस्से में है, लेकिन एक बात है जो उन्हें खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रही है। वह है अपने दामाद की बातों पर ध्यान न देना।
उन्होंने साफ कहा कि किसी को धक्का मत दो ताकि हमें जिंदगी भर पछताना पड़े और वह देख सके कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सैम किसी सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है, उसमें अन्य सामान्य लोगों जितनी सहनशीलता नहीं है। 2 सप्ताह की परेशानी, वह भी कुछ ज्यादा नहीं। आखिरकार टीम के साथियों को कुछ पीट देना कोई बड़ी क्षति नहीं है, किसी स्थान पर पिटाई करना कुछ ठगों का अभिनय माना जा सकता है। असल में अभी तक किसी ने भी उसे कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचाई है और वह पहले से ही खून के प्यासे हो चुका है। वास्तव में उसके कार्यों को केवल खून खराबा करने जैसा नहीं माना जा सकता। वह जनरल को वह सब कुछ गंवा रहा है जो उसके पास था सिवाय धन और खेती के, जिसे आसानी से नहीं छीना जा सकता। इसके अलावा एक जनरल के रूप में उनका पद, एक शिक्षक और एक संरक्षक के रूप में उनका पद सभी एक एक करके छीने जा रहे हैं। वह अपने दिल में केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि उसके छात्र इस युद्ध में न पड़े। यदि ऐसा हुआ तो एक शिक्षक के रूप में वह सचमुच असफल हो जाएंगे। आखिरकार उसे उनकी रक्षा करनी थी, लेकिन उसने उनके लिए ये सारी मुसीबत खड़ी कर दी। एक प्रतिभा का पुनर्जन्म, निर्माता विनाशक, C159, उसकी अपनी दवा का स्वाद। सैम ने 27 लोगों के समूह को देखा जो एक संरचना बना रहे हैं। टीम में 8 महिलाएं हैं और वे फॉर्मेशन में सबसे पीछे हैं। उसने उन्हें देखा और पाया कि संरचना कुछ ऐसी है जिससे वह थोड़ा परिचित था, लेकिन वह उस पर उंगली नहीं डाल सका। नेता, बोलने वाले युवक ने सैम की ओर देखते हुए कहा, आइए हम इसे इस तरह से करें। हम अपनी अंतिम चाल के साथ पूरी ताकत से हमला करेंगे, जो मध्य चरण के महान जादूगर को भी मार गिरा सकता है। यदि आप अभी भी हमें इस बदले में हरा सकते हैं तो आप जीत जाएंगे। सैम ने कुछ नहीं कहा और केवल सहमति में सिर हिलाया। इससे उसके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। उसने अग्रदूत को बाहर निकाला और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया जहां वह उड़ सकता था। वह अखाड़े से 50 फीट से अधिक ऊपर है, लेकिन नौसिखियों को बिल्कुल भी निराशा महसूस नहीं हुई। थंडर वुल्फ स्क्वाड, थंडर वुल्फ गठन अंतिम चाल, थंडर फैंग, नेता चिल्लाया और टीम के सभी सदस्यों ने ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। सैम देख सकता था कि नीले रंग की बिजली की धाराएं संघनित होने लगी और उनमें से एक भेड़िए की आकृति संघनित हो गई। सैम ने गठन भावना की तीव्रता को देखा जो स्पष्ट रूप से मिट्टी के गोरिल्ला और हॉक से कई गुना अधिक मजबूत है जिसका उसने पहले सामना किया था। उसने लावक के साथ साथ जल्लाद को भी बाहर निकाल लिया। जल्लाद हाइड्रा के रक्तसार को अवशोषित कर रहा है और यह विकसित हो रहा है। अभी यह पहले से ही रैंक 3 के शिखर पर है और रैंक 4 से थोड़ा ही दूर है। जब वह उनकी तुलना पूरी तरह से उनके भौतिक ग्रेड के आधार पर करता है तो बाकी गैजेट केवल हॉबिंगर और उसके काले कोट सहित रैंक 2 पर होते हैं। सैम ने अपने दोनों हाथों में 2 तलवारें पकड़ रखी थी और भेड़िए की शांत आत्मा को देखा। ऊपर आसमान में बिजली कड़क रही है, लेकिन सैम अभी भी हॉबिंगर पर ऐसे खड़ा है जैसे वह अजय हो। आक्रमण करना, दस्ते का नेता जोर जोर से चिल्लाया। भेड़िए ने अपना सिर उठाया। ये 20 फुट से भी अधिक ऊंचा है, लेकिन यह अब भी उनके द्वारा पहले देखी गई फॉर्मेशन स्पिरिट से अधिक शक्तिशाली है। सैम ने मौलिक ऊर्जाओं को 2 ब्लेडों में संघनित करना शुरू कर दिया, एक आग से और दूसरा हवा से। जैसे ही भेड़िए ने अपना मुंह चौड़ा करके छलांग लगाई, सैम ने भी सबसे पहले गोता लगाते हुए अपना अग्रदूत दूर रख दिया। जल्लाद वायु तत्व से भरा हुआ था जबकि काटने वाला अग्नि तत्व से भरा हुआ था। उसने तलवारें पकड़े हुए ही अपने हाथ क्रॉस कर लिए। भेड़िए की आत्मा और उसके मिलने से ठीक पहले सैम ने तलवारें घुमाते हुए अपने हाथ खोले। 2 तलवार शैली, 2 हरी विंड स्लैश। तलवार की 2 किरणें निकली जिनमें से एक में सुनहरी ज्वालाएं जल रही थी और दूसरी में सफेद रोशनी थी। सबसे पहले आग की किरण भेड़िए पर गिरी, उसके बाद हवा की लहर ने आग की तीव्रता को बढ़ा दिया। भेड़िए की आत्मा जो क्रूर तरीके से उसकी ओर आ रही थी, हमले से भिड़ गई और तुरंत हवा में बिखर गई। और भड़कती हुई आग अभी भी उसी गति से समूह की ओर बढ़ रही थी। पूरा मैदान आग से ढका हुआ था और दस्ते की चीखें सुनी जा सकती थी। लेकिन एक जोरदार विस्फोटक धमाके ने उनकी चीखें दबा दी। बूम! ये जोरदार धमाका कोई और नहीं बल्कि सैम का स्टेज पर उतरना था। मंच टूटकर खंडहर में तब्दील हो गया और पत्थर के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे हैं। नहीं, ग्रेट मैच स्तर के दस्ते के सदस्य अपने कनिष्ठों की मदद के लिए कूद पड़े, लेकिन जब धूल छट गई तो वे अपने रास्ते पर रुक गए क्योंकि उन्होंने एक भयानक आकृति देखी जो केंद्र में खड़ी थी। सैम का ऊपरी शरीर नंगा था और केवल कपड़े के कुछ चित्रों से ढका हुआ था जिससे उसके शरीर पर सभी निशान दिखाई दे रहे थे। उसने अपने हाथों में दोनों तलवारें पकड़ रखी थी क्योंकि उसकी पीठ उस समूह की ओर थी जो बेहोश हो गया था लेकिन फिर भी आग से प्रभावित था। उसने महान जादूगर सदस्यों की ओर देखा जो ठंडे कदम उठाने वाले थे। उन्हें पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें मंच पर जाने से डर लगता था। उन्हें लगा जैसे सैम एक शिकारी है जो अपने क्षेत्र पर प्रभुत्व जमा रहा है और यदि उन्होंने क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। सैम ने अपनी तलवारें दूर रख दी और महान क्षेत्र के कृषकों की ओर वापस जाने से पहले आसपास के वातावरण को देखा। यदि आप चाहें तो आप उन्हें बचा सकते हैं और यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उन योजनाओं को छोड़ दें और आज्ञाकारी बने रहें, क्योंकि मैं पहले ही अपनी सहनशीलता की सीमा तक पहुंच चुका हूं। यदि तुम लोग मुझे फिर से उकसाओगे तो मुझे तुम लोगों का जीवन पेड़ से फल की तरह काटने में कोई परेशानी नहीं होगी। वह मुड़ा और चलने ही वाला था, लेकिन वह फिर घूमा और जनरल की ओर चल दिया। वह धीमी आवाज में फुसफुसाया, इसलिए उनमें से केवल 2 ही इसे सुन सके। मुझे पता है कि आप टीम के बाकी साथियों को नहीं छू सकते। यदि आप अभी भी उन पर अत्याचार करना चाहते हैं तो पूरे दिल से ऐसा करें। मुझे पूरा यकीन है कि अगले बैच को इतनी आसानी से नहीं धकेला जाएगा। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में मैं आपको चेतावनी देने जा रहा हूं। बेहतर होगा कि तुम अपने कान खोलो और मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनो। क्या आप वॉर्ड पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते? पता लगाऊं तो उसे कुछ हो गया है, चाहे वह जरा सा हमला, घात, जुल्म कुछ भी हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आऊंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। इन शब्दों पर जनरल लगभग उपहास में हंसा और यह महसूस करते हुए सैम ने अपने शब्दों को जारी रखा। आप जितना चाहे मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसके बारे में अपने दामाद से पूछें। सैम मुड़ा और शिविर से बाहर चला गया।
जनरल स्पार्क ने सैम की बातों की परवाह नहीं की और तुरंत जिम की देखभाल की और ग्रेट रियलम के बाकी किसानों ने घायल सदस्यों की देखभाल की। जल्द ही एक रैंक 4 चिकित्सक आया और लोगों की स्थिति पर नजर डाली। वह बाकी नौसिखियों के घावों को ठीक करने में सक्षम था, लेकिन जब जिम की बात आई तो वह केवल अपना सिर हिला सकता था। वह सेना में सबसे अच्छा उपचारक है और फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता। रीढ़ की हड्डी एक अजीब तरीके से चटकी हुई थी। एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया था, जैसे कि वह पाउडर में बदल गया हो और रीढ़ की हड्डी में पूरी तरह से एक खड़ी दरार पड़ गई हो। नसें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, लेकिन उपचारकर्ता इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार कोई भी उपचारकर्ता हड्डी नहीं विकसित कर सकता है, भले ही उनमें किसी अंग को दोबारा विकसित करने की क्षमता हो। वे रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से विकसित नहीं कर सकते हैं, जबकि मांस अभी भी बरकरार है। ऐसे में उपचारकर्ता को सर्जरी करनी पड़ती है। हाँ, एक सर्जरी। इस दुनिया में सर्जरी कोई असामान्य बात नहीं है। आखिरकार हर कोई सैम की अवलोकन क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता और वे सभी प्रकार के घावों को ठीक नहीं कर सकते। तो सर्जरी आम है, लेकिन उनमें उतना समय नहीं लगता जितना आधुनिक पृथ्वी पर होता है। जब जनरल ने निदान सुना तो वह दंग रह गया। वह तुरंत जिम को लेकर फार्मास्यूटिकल टावर की ओर भागा। यहाँ का टावर हेड एक रैंक 5 हीलर और एक रैंक 5 पोशन मास्टर है। जनरल स्पार्क को उम्मीद है कि वह उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन नतीजों ने उन्हें चौंका दिया। फार्मास्यूटिकल टावर के टावर हेड ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि वह व्यस्त है। जब जनरल ने ये सुना तो वह तुरंत क्रोधित हो गया और सभी को दबाते हुए अपनी आभा और आध्यात्मिक ऊर्जा को छोड़ना शुरू कर दिया। जनरल स्पार्क, यह आपकी सेना नहीं है और यह आपकी जगह नहीं है कि आप जैसा चाहें वैसा व्यवहार करें। बेहतर होगा कि आप व्यवहार करें। एक व्यक्ति जो लगभग 50 वर्ष का लग रहा था बाहर चला गया। जैसे ही उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे, उसकी दृष्टि विद्वत्तापूर्ण थी। चाहे कुछ भी हो, मैं आपके शिष्य का इलाज नहीं कर रहा हूं, आप इस जगह से निकल सकते हैं। यदि आप यहाँ 1 मिनट और रुकते हैं तो मैं फार्मास्यूटिकल टावर द्वारा दक्षिणी स्टार मिलिट्री को दी जाने वाली छूट हटा दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह एक युवा के भविष्य का मामला है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने आपको कैसे नाराज किया, लेकिन अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं माफी मांगता हूँ। कृपया उसकी मदद करें। जनरल स्पार्क तुरंत शांत हो गए और विनती की। वह जानता था कि फार्मास्यूटिकल टावर उसके लिए अपना वजन बढ़ाने की जगह नहीं है। टावर प्रमुख स्वयं एक नवजात है और उसकी हीलर और पोर्शन मास्टर के रूप में 2 पहचान भी है। वह अपने सामान्य पदवी से कहीं अधिक सम्मानित है। यदि फार्मास्यूटिकल टावर और सेना के बीच छूट और अनुबंध उसकी कार्रवाई से प्रभावित होते हैं तो परिणाम कुछ ऐसे होंगे जिन्हें वह स्वयं सहन नहीं कर सकता। बेशक उसने मुझे नाराज नहीं किया, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से किसी और को नाराज किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। जनरल स्पार्क, मैंने सुना है कि आप पहले भी किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने की गलती कर चुके हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको सबक सीख लेना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि यह मामला युवाओं के भविष्य का है, तो जिन युवाओं पर आपने अत्याचार किया है उनके भविष्य का क्या होगा? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। उस नवयुवक को कष्ट सहते देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें इन परिणामों का पहले से अनुमान होना चाहिए था। अब इससे पहले कि मैं आगे कोई कदम उठाऊं, कृपया चले जाओ और कभी वापस मत आना। जनरल स्पार्क ने हताशा में अपने दांत पीस लिए। उन्हें नहीं पता था कि अपने शिष्य का इलाज कराने के लिए उन्हें क्या करना होगा। उसी के कारण जिम इस अवस्था में है और अब उपचारकर्ता कह रहा है कि उसी के कारण जिम की इस अवस्था में होने का कारण है। उसने ऐसी कौन सी गंभीर गलती की कि किसी को इस स्थिति तक अपमानित करना पड़ा? इस समय उसके पास इस बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उसका एकमात्र विकल्प ड्यूक से अनुरोध करना है। इसलिए वह टावर से बाहर निकल गया। इस समय तक थंडरवुल्फ दस्ते के शेष सदस्य पहले ही यहाँ आ चुके थे। जब उन्होंने जनरल और जिम को देखा जो अभी भी उसके हाथों में बेजान दिख रहे थे, तो वे समझ गए जिम पहले से भी अधिक विनाशकारी लग रहा था। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। उसने अपने साथी दल के सदस्यों और फिर अपने शिक्षक की ओर देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, शिक्षक, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब उन निराशाजनक और निराश शब्दों को सुना गया तो हर कोई इस हद तक चुप हो गया कि यह भयानक हो गया। जनरल स्पार्क को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक बात सच थी, सैम ने स्पष्ट रूप से जिम पर इसका आरोप लगाया क्योंकि उसने ऐसा किया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जो उसे जरूरी इलाज कराने से परेशान कर रहा है। इस समय जैसे ही वॉट अपनी सिल्वर विंड पर आया, एक चांदी की रोशनी चमकी। उसने जनरल की ओर उदासीनता से देखा और फेंकने से पहले भंडार से एक पत्र निकाला और चला गया। दस्ते के सदस्यों में से एक ने पत्र उठाया और सामग्री को देखने के लिए इसे खोला। एक बार जब उसने उन्हें देखा तो उन्हें जोर से पढ़ने से पहले वह दंग रह गया। जनरल स्पार्क, भले ही आप अपने अधिकार से दूसरों पर अत्याचार करने के खेल में शीर्ष पर हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। दूसरों द्वारा उत्पीड़ित होना कैसा लगता है? क्या मैंने इसे सही किया? ओह, वैसे मैं 5वीं श्रेणी का कारीगर हूँ और मुझे आशा है कि आप उस महत्व का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होंगे। सैम, एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक C160 ड्यूक से कॉल। पत्र का विषय सुनने के बाद जनरल स्पार्क निराश हो गए। जिस व्यक्ति ने जिम को ऐसा बनाया और जो व्यक्ति जिम को ठीक होने से रोक रहा है वह एक ही है, और वह व्यक्ति एक नौसिखिया लड़का है जिसकी उम्र नवजात होने के कारण उससे कम है। अचानक उसे अपना पिछला झटका याद आया, जिसके कारण किसी को ठेस पहुंचाने के कारण उसके साथ उसकी 3 बेटियों को भी कष्ट सहना पड़ा था। लेकिन अंतर यह है कि उस समय उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जो उनके जैसी ही ताकत रखता था लेकिन उच्च स्तरीय पृष्ठभूमि वाला था। हालांकि इस बार व्यक्ति उससे कमजोर है और ताकत के अंतर को आसानी से बहुत अधिक नहीं बताया जा सकता है। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता है और वह है झगड़े में मध्यस्थता करना। भले ही पेशे के 4 टावर अलग अलग संचालित होते हैं, फिर भी वे क्षेत्र की सत्तारूढ़ पार्टी की तुलना में एक दूसरे के बहुत करीब हैं। उनके अनुसार सैम ने अपनी क्षमता का उपयोग सौदेबाजी के रूप में किया होगा, क्योंकि वह केवल 16 वर्ष का है और जिम को उपचार प्राप्त करने से रोकने के लिए वह पहले से ही रैंक 5 का कारीगर है। उनका अनुमान लगभग सही था, लेकिन ये सौदा भविष्य
की संभावना नहीं बल्कि एक नुस्खा है। सैम के पास दिव्य आयाम में औषधि और गोलियों के बहुत सारे नुस्खे हैं और वे बाजार में मौजूद व्यंजनों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत हैं। सैम ने डायमेंशन लाइब्रेरी में उपलब्ध निम्नतम स्तर के व्यंजनों में से एक को चुना, जिसका उपयोग ग्रैंड दायरे से नीचे के लोगों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत बहाल करने के लिए किया जाता है, और टॉवर प्रमुख के साथ वॉट के माध्यम से एक सौदा किया। भले ही वह रैंक 5 पोशन मास्टर हो, पोशन का उन्नत संस्करण अगर यह उसके हाथों में हो सकता है और उसने इसे वरिष्ठों को पेश किया है, तो यह उसका योगदान होगा जो उसे अपने भविष्य के विकास के लिए और अधिक अवसर प्रदान करता है। लेकिन जनरल को यह पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो उसे आश्चर्य होता कि सैम इतनी मूल्यवान चीज का व्यापार करके उस पर अत्याचार करने के लिए कितना कृतसंकल्प है। जनरल स्पार्क ने एक पल के लिए सोचा और ड्यूक से मिलने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उसे कुछ करना होगा और वह है अपने दामाद से बात करना। इसलिए वह अपने छात्रों को ड्यूक की संपत्ति में ले गए और उन्होंने मार्क्वेस के साथ संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले संचार कक्ष में प्रवेश किया। उनके छात्र कमरे में इंतजार कर रहे हैं और उनमें से एक ने जिम को एक मेज पर लिटाया है जिसकी अभिव्यक्ति जीवन और प्रकाश से रहित है। इस समय सैम चौथे रेजिमेंट कमांडर से बात कर रहा है जो शिविर का प्रशिक्षक है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उनकी आवाज में कोई सम्मान नहीं है, लेकिन कमांडर को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने घबराते हुए पूछा, क्यों? मुझे आर्टिसन टावर में कुछ करना है। मैं अपने साथियों के बिजनेस मिशन में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा हूँ। बोलते हुए सैम ने अपना दर्जी कारीगर और हथियार कारीगर बैज निकाल लिया। प्रशिक्षक ने उसे जाने की अनुमति दी और सैम तुरंत कारीगर टावर पर गया और वह अपनी स्थिति को उन्नत करने के लिए गया। यदि उनका अनुमान सही है तो ड्यूक उन्हें शाम तक बुलाएंगे और चर्चा में उनके शब्दों का अधिक महत्व रखने के लिए उन्हें अपना मूल्य बढ़ाना चाहिए। तो वह इसके लिए काम करने के लिए यहाँ है। जब तक सैम आर्टिसन टावर के प्रवेश द्वार पर है, वॉट पहले से ही अपने विद्वान आर्टिसन बैच के साथ वहां इंतजार कर रहा है। सैम अंदर गया और कुछ घंटों के बाद वह एक नए उन्नत बैच के साथ बाहर आया और वह उसका हथियार कारीगर बैच है। अब वह रैंक 5 विद्वान कारीगर, छद्म रैंक 3 दर्जी कारीगर, छद्म रैंक 3 हथियार कारीगर है। इसके बाद वह यही नहीं रुके, उन्होंने और वॉट ने फॉर्मेशन टावर और उसके बाद इंस्क्रिप्शन टावर की ओर अपना रास्ता बनाया। अब वह रैंक 2 फॉर्मेशन मास्टर और छद्म रैंक 3 इंस्क्रिप्शन मास्टर हैं। उन्हें छद्म रैंक 3 इंस्क्रिप्शन मास्टर कैसे मिला? इसका रैंक 2 शिलालेखों का उपयोग करके उत्कीर्णन और शिलालेख मैट्रिक्स के निर्माण से कुछ लेना देना है, जिसका प्रभाव रैंक 3 शिलालेख के समान ही होता है। अब उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। समस्या ज्यादातर हल हो गई है। आप लोग रेस्तरां वापस खोल सकते हैं, लेकिन फिलिप और केली को जितना संभव हो सके प्रभाव क्रिस्टल पर काम करने के लिए कहें। लेकिन अगर आप इसे रेस्तरां में नहीं बना पाते हैं तो अपने आप पर ज्यादा जोर न डालें। शेष व्यवसाय पहले से ही फल फूल रहे हैं और बाजार में सेंध लगाना कठिन होगा। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन सुरक्षित रहें और दूसरी टीम की चालों में न फंसे। उद्धरण चिन्ह। सैम ने वॉट को ये निर्देश दिए और अपने होवर बोर्ड पर कैंप की ओर उड़ गया, जबकि वॉट खुद बाकी लोगों को खबर देने के लिए एस्टेट में लौट आया। सैम दैनिक दिनचर्या में भाग लेने की जहमत उठाए बगैर तंबू में इंतजार करता रहा, यहां तक कि प्रशिक्षकों ने भी उसे आने के लिए नहीं कहा। वे तब तक खुश हैं जब तक उनकी सैम के साथ कोई बातचीत नहीं होती। आखिरकार उन्होंने बिना किसी कारण के उसे चुन लिया और सैम भी ऐसा कर सकता था। यदि वह उनके हर काम में दोष ढूंढेगा और बार बार उनके शिविरों का दौरा करेगा तो वे बाकी सेना भी खो देंगे। वहां पहले से ही ऐसे संकेत हैं कि सैनिक पद छोड़ना चाहते हैं। सैम ड्यूक के बुलाने का इंतजार कर रहा है। वह इतना आश्वस्त था क्योंकि जनरल के बारे में उसने जो कुछ समझा था उससे वह जानता था कि वह अपने छात्रों की बहुत परवाह करता था, और यदि उसकी परिकल्पना सही थी तो वह जिम को उसकी वर्तमान स्थिति से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन चून की फार्मास्यूटिकल टावर का टावर प्रमुख मदद नहीं करना चाहता था। केवल एक ही व्यक्ति है जो उसे मना सकता है और वह है ड्यूक। लेकिन लगभग शाम हो गई थी और उन्हें अभी भी ड्यूक की ओर से कोई फोन नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल अपने दामाद से बातचीत करने गए थे और सोच में डूबे हुए थे। वह बस अपने दामाद की कही हुई बातें याद करते रहे, खासकर बातचीत का आखिरी हिस्सा। जनरल स्पार्क, मैंने आपको पहले ही सलाह दी थी कि आप उसे उकसाएं नहीं, लेकिन आपने फिर भी ऐसा किया। मैंने पहले कुछ जानकारी छिपाई थी। अगर मैंने यह बात किसी को बताई तो मैं उस आदमी को नाराज कर दूंगा, लेकिन चूंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो नहीं है सुनने को तैयार हूं, तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ब्लैकवाटर, सैम ही वह है जिसने इसे मेरे क्षेत्र में नष्ट कर दिया। उसने ब्लू फ्लेम शहर में ब्लैकवाटर शाखा को नष्ट कर दिया और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि शाखा का नेता एक नेसेंट है, लेकिन फिर भी उस शख्स की हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा है। सैम ने मेरी आंखों के ठीक सामने उसे मार डाला। यह मेरे द्वारा देखी गई सबसे क्रूर हत्याओं में से एक है। उस आदमी को अनुभव करना होगा कि उसके शरीर से खून निकल रहा है, उसकी जीवन शक्ति को चूस लिया जा रहा है, उसके आंतरिक अंगों को खाया जा रहा है और उसके मांस को कुछ बहुत शक्तिशाली की जैसे जानवरों द्वारा खाया जा रहा है। हड्डियों के ढेर के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर आप सोच रहे हैं कि सैम के बारे में सुनी गई कोई भी खबर अतिरंजित है तो बेहतर होगा कि आप दोबारा सोचें। हालांकि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं जितनी जल्दी हो सके संघर्ष को सुलझा लेता। अन्यथा बेहतर होगा कि आप उसे एक ही झटके में मार डालें और मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। हालांकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। जहां तक मुझे समझ आया, सैम के बारे में सबसे डरावनी चीज उसकी युद्ध कौशल या क्षमता नहीं है, बल्कि यह उसका मस्तिष्क, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी बुद्धि है। यदि उसमें जीवन की एक सांस भी बची हो तो वह मरने से पहले अपने शत्रु के प्राण अवश्य ले लेगा। अलविदा। जनरल स्पार्क चुप हो गए और कुछ देर सोचते रहे। वह समझ गया कि सैम कोई विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जो अपने समर्थन, युद्ध कौशल या कुछ छोटी उपलब्धियों के कारण अहंकारी है जिन्हें वे बड़ी बात मानते हैं। वह अलग भी है और साथ ही खतरनाक भी। वह एक जंगली जानवर की तरह है जिसमें क्षेत्रीय जागरूकता की प्रबल भावना है, लेकिन क्षेत्र के बजाय वह अपनी चीजों, दोस्तों, कर्मचारियों हर उस चीज पर इतना अधिकार रखता है जो उससे संबंधित है।
जून के 15 दिन, एक विशिष्ट प्रतिभा या तो सहन कर लेगी या ये देखकर गर्व से उस स्थान को छोड़ देगी कि सामने वाला पक्ष उसे संभालने के लिए बहुत मजबूत है। लेकिन सैम उन चीजों को नष्ट करने के अपने रास्ते पर चला गया जिसने जनरल को उसकी स्थिति में डाल दिया था। वह एक पागल आदमी है। काफी देर बाद ही जनरल को होश आया और वह कमरे से बाहर चला गया। वह अपने छात्रों से मिले और जिम को लेकर ड्यूक पैलेस की ओर भागे। उसे जितनी जल्दी हो सके संघर्ष को दूर करना होगा, अन्यथा उसे ऐसी दावत मिलेगी जिसका वह आनंद नहीं ले पाएगा। जब ड्यूक ने देखा कि जनरल इस प्रकार उसकी ओर दौड़ रहा है तो उसने सोचा कि यह सेना पर किसी प्रकार का संकट है। खैर, तकनीकी रूप से सेना में संकट है, लेकिन ऐसा नहीं है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था। जनरल ने अपने छात्रों के साथ ड्यूक महल के दरबार में ड्यूक से मुलाकात की और उन्हें संक्षेप में स्थिति से अवगत कराया। वह ये बताने में बहुत शर्मिंदा है कि सब कुछ उसके अहंकार के कारण हुआ है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए। लेकिन ड्यूक को लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी वह सैम से बात करने के लिए तैयार हो गया और उसे बुलाने के लिए एक परिचारक भेजा। इस समय तक सैम पहले से ही सेना की वर्दी के बजाय अपने सामान्य काले कोट में तंबू में बैठा हुआ है। वह जानता था कि उसे ड्यूक से मिलने जाना है, इसलिए वह उससे उसी के अंदाज में मिलेगा। आखिर वह कोई ऐसा वैसा सिपाही नहीं है, उससे कहीं ज्यादा उसकी पहचान है। जब परिचारक सैम के पास आया तो उसने उसका पालन किया और परिचारक का अनुसरण किया। जब वे ड्यूक महल में गए तो वे एक ईगल टाइप लेवल 4 जानवर पर सवार हुए।